प्रोग्राम था, ये हम लोगों ने प्रोफेसर अरविंदर अंसारी की मदद से प्लान किया। एक रिपोर्ट आई आज से कोई 1 महीना पहले या 3 हफ्ता पहले, जो भारत के 5 बड़े न्यायाधीशों ने और भारत के पूर्व गृह सचिव श्री जी के पल्ले ने मिल करके तैयार की है। इस रिपोर्ट का आयोजन एक बहुत खास नागरिक समूह ने किया है, जो भारत के पूर्व अवकाश प्राप्त जजों, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, आईएफएस अफसरों की एक समिति है, जो और कुछ नहीं मांगती। वो कहती है कि हमको भारत को कानून के हिसाब से चलाना चाहिए, कानून से चलने वाला देश बने, a system which follows the law of the land। तो ये कोई मामूली कमिटी नहीं है और एक मामूली ग्रुप नहीं है। इसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस और एक सीनियर आईएएस ऑफिसर। ये ऐसी घटना की रिपोर्ट है जो हम लोगों के आंख के आगे हुई। हम लोग उसमें बिल्कुल गवाह रहे, अपनी तरफ से छोटी छोटी मदद की। एक ईदगाह में सैकड़ों लोग कई हफ्ते शरण लिए रहे, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। फैजल भाई भी आ गए। फैजल भाई उस समय खुद आए और इनकी लीडरशिप में हम संदीप पांडे सब लोग गए। और जब शाम का समय हुआ, शाम की नमाज का समय, तो इन्होंने हम लोगों को एक सबक दिया, क्योंकि इनको नमाज अदा करनी थी और सामने 2 जली हुई मस्जिदें थी। इन्होंने ये नहीं देखा कि मस्जिद कैसी है, रंग रोगन है कि नहीं, बत्ती जल रही कि नहीं जल रही है। मस्जिद है तो मस्जिद है, अगर शैतानों ने उसको जलाने का काम किया तो हम उसको अपनी नमाज से पाक करने का काम करेंगे। और बगैर चेहरे पर कोई शिकन लग के फैजल भाई हम लोगों के साथ जो दोपहर से थे, उन्होंने नमाज ऊपर जाके अदा की, वजू किया और फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इस अंदाज में हम लोग एक नागरिक मीटिंग के लिए गए। रात का 8 बज रहा था। ये खबर थी शाम से कि थानेदार साहब थाने में नहीं है, क्योंकि वो नागरिकों की सद्भावना कमेटी की मीटिंग करेंगे, पीस बिल्डिंग करेंगे। और हम लोग गए वहां पे, इंतजार करते रहे, अब आएंगे हुजूर, अब आएंगे, अब आएंगे। वो नहीं आए। लोग आए लेकिन पुलिस वाले नहीं आए। गैर जिम्मेदारी का ये माहौल था। खैर, ये सब बातें इस रिपोर्ट में हैं। रिपोर्ट चूंकि अंग्रेजी में है और जो लोग घायल हुए, करीब 50 से ज्यादा मुसलमान मारे गए, 13 से ज्यादा हिंदू मारे गए। इनमें से कोई लखपति करोड़पति नहीं था, इनमें से कोई बंगलों में रहने वाला नहीं था। एक दूसरी दुनिया के लोग हैं जो रोज कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, जिनका हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा ही नहीं, खाली रोटी की समस्या है और एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। लेकिन ये शिकार होते हैं और भारत सरकार के, मौजूदा कैबिनेट के एक मंत्री भाषण देते हैं और माहौल बिगाड़ते हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि उनकी तरक्की हो जाती है। एक और हजरत जो एमएलए थे, पहले किसी और पार्टी से, फिर मंत्री भी बने दिल्ली के, फिर दूसरी पार्टी में गए और वहां वो गुंडों वाले अंदाज में पुलिस को चेतावनी देते हैं कि हम, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम ऐसा वैसा कर देंगे। और पुलिस उनको बड़ी बाइज्जत उनका ऐलान सुनती है, उनकी दबंगई को देखती है और कुछ नहीं करती। यही सब बातें सबको मालूम थी, जो इस रिपोर्ट में भारत के 5 बड़े न्यायाधीशों ने और भारत सरकार को चला रही व्यवस्था के नायकों ने रखी है। तो आप सबका स्वागत करते हुए मैं प्रोफेसर अरविंदर अंसारी से कहूंगा कि वो रिपोर्ट की समरी और समीक्षा हम लोगों के सामने रखें अगले 20 से 25 मिनट में। फिर प्रोफेसर शशि शेखर सिंह जी और फैजल भाई, जो दिल्ली के जागृत समाज के 2 नायक हैं, फैजल भाई पहले, फिर शशि भाई 15-15 मिनट अपनी बात रखेंगे और फिर हम लोग अपनी बात कहेंगे। खासतौर पर महेंद्र शर्मा जी और रणधीर गौतम जी, क्योंकि महेंद्र शर्मा जी भारत के सबसे बड़े मजदूर संगठन के नेताओं में से हैं
और मजदूर इसमें घायल हुआ, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का था। और वैसे मौके पर ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े श्रमिक संगठनों की क्या भूमिका, किसान आंदोलन बगल में चल रहा था, उसकी क्या भूमिका, ये सब 2020 की वारदात है। और फिर हम विश्वविद्यालय के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कानून की इज्जत करने वाले लोग हैं, ऐसे में विश्वविद्यालय बुद्धिजीवियों की भूमिका, सांप्रदायिक सद्भाव में लगे हुए खुदाई खिदमतगार की भूमिका, और हमारी आपकी भूमिका। और रणधीर जी अपनी बात रखें कि वो नई पीढ़ी के हैं, उनके लिए ये सब बहुत अजूबा है, कैसा देश हमने बनाया है और किन हालात में हम अपने नौजवानों को इस देश को चलाने के लिए धकेल रहे हैं। एक दलदली समाज बना दिया है जहाँ कोई चीज टिकती नहीं है, दबंग यानी लाठी का जोर चलता है, पैसे का जोर चलता है, कानून की तो कोई परवाह नहीं करता, सुनवाई नहीं करता। ऐसे में दंगे हुए, दंगे मैं नहीं कहूंगा, सुनियोजित हिंसा हुई, सामाजिक हिंसा हुई, राजनीतिक हिंसा हुई, और सभी पार्टियों के चेहरे इसमें बेनकाब हो गए। तो बहुत संजीदगी के साथ जो लोग इस काम में लगे, उनमें से एक बड़ी सोशल साइंटिस्ट भारत की प्रोफेसर अरविंदर अंसारी, उन्होंने उस समय बहुत एक जिम्मेदारी का काम किया और तब से आज तक उस काम में लगी भी हैं। सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी की भी ये इंटेलेक्चुअल पिलर हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो इस रिपोर्ट के बारे में हम लोगों को जानकारी दें। प्रोफेसर अरविंदर अंसारी। थैंक यू सर। आज हम जो सब मिले हैं, ये रिपोर्ट जो अभी 20 अक्टूबर में 2022 में आई है। इस रिपोर्ट का जो टाइटल है अनसर्टेन जस्टिस अ सिटीजन कमेटी रिपोर्ट ऑन द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वायलेंस 2020। प्रोफेसर आनंद कुमार ने बताया, जिन लोगों ने इस कमेटी को गठित किया था वो सब रिटायर्ड IAS IPS और बहुत वरिष्ठ नागरिक हैं इस देश के, जो चाहते हैं कि देश में सोशल हार्मनी बनी रहे। इसका जो कंपोजिशन था वो इस प्रकार था। इसमें जस्टिस मदान भी लोको थे, फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट, वो चेयरपर्सन थे। जस्टिस AP शाह, आई एम सॉरी मैं आज कहीं बाहर हूँ एक मीटिंग में, थोड़ी सी ये आवाज की परेशानी होगी। जस्टिस RS सोधी साहब थे, जो कि फॉर्मर जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। जस्टिस अंजना प्रकाश, जो फॉर्मर जज हैं पटना हाई कोर्ट के। और GK पिल्लई IAS ऑफिसर, फॉर्मर होम सेक्रेटरी थे। डॉक्टर मीरान चड्ढा IPS रिटायर्ड भी इस कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन बाद में वो अपना अलग हो गए और उन्होंने किसी वजह से अपना डेसेंट दिया, उसकी भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो ये जो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो दंगे हुए हैं उनका बड़ा ही विस्तृत इसने डिस्क्रिप्शन किया है, और खास तौर से 3 चीज़ों पे इसने बात की है कि ये दंगे होने का कारण क्या था, जेनेसिस क्या था, क्या क्यों हुए ये दंगे। और ये दंगे बिल्कुल जब इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो लगता है कि इस तरह का जो हेट पॉलिटिक्स की जो पॉलिटिकल हेट कैंपेन चला था, ये किस तरह से ये दंगे जो हैं उस हेट कैंपेन की वजह से हुए। और एक क्योंकि ये पॉलिटिकल हेट कैंपेन तो चल ही रहा है पिछले कुछ सालों से, लेकिन जब CAA की बात हुई, जब CAA अमेंडमेंट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, तो मुझे याद है, क्योंकि मैं इसकी शुरुआत से इसके साथ इस तरह से जुड़ी हूँ कि 13 दिसंबर जामिया टीचर्स एसोसिएशन ने एक प्रोटेस्ट की कॉल दी, उसमें मिले और उन्होंने कहा कि हमें एक रिप्रेजेंटेशन सरकार को देना है। उसी दिन स्टूडेंट्स ने भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और एग्जाम्स चल रहे थे। 13 दिसंबर 2020 की 19 की बात है, सॉरी, एग्जाम्स चल रहे थे उस वक्त। और अचानक से हम देखते हैं कि हम जो है गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनके हाथों में चोट आई है, जख्मी हुए हैं। तो हम लोग बाहर निकलते हैं, मैं, मेरी साथी एक और थी, प्रोफेसर अमीना, बहुत सीनियर साथी हैं। तो हम लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि पुलिस और स्टूडेंट्स में आपस में गुत्था गुत्थी हो रही है, गर्मा गर्मी हो रही है। वहाँ पे वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना चाह रहे थे, उनके पास नेसेसरी इजाज़त की, ये सब बातें हुई। बहरहाल उसके बाद जो है किसी तरीके से उस दिन उस मामले को रफा दफा किया गया, बच्चों को समझा के वापस लाया गया। लेकिन
14 तारीख को भी बच्चे आए और वो अपनी बात कहना चाहते थे, और जिस तरह से उनको मैन हैंडल किया गया। मैं जामिया का इसलिए हवाला दे रही हूँ क्योंकि जामिया को बिल्कुल जोड़ा जाता है जाफराबाद से, जामिया से जाफराबाद की रिपोर्ट इसको कहा जाता है। और क्योंकि जामिया की पृष्ठभूमि में ही जो जामिया का इसमें रोल था वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था इस तरह की अवेयरनेस और को, और क्योंकि खासतौर से ये जो एक डर मुस्लिम कम्युनिटी में था कि अगर सीए आ जाता है तो उनके जो जो हक हैं, उनके राइट्स हैं, उनको एस्टैब्लिश करने में उनको किस तरह की दिक्कत आ सकती है। तो उसके बाद 15 को जो होता है बड़ा ही सीरियस ऑफेंस होता है कि बच्चे, एक मार्च जामिया ओखला बिहार से निकलता है, ओखला की वहां से निकलता है, उसमें बच्चे हमारे इतने शामिल नहीं थे, इम्तिहान का दौर था, बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, लेकिन बहुत बड़ा जुलूस निकला ओखला से, एक अच्छा पीसफुल जुलूस निकला, जिसको भी इस रिपोर्ट ने भी कहा कि एक पीसफुल प्रोसेशन निकालने का, प्रोटेस्ट करने का राइट हिंदुस्तानी शहरी का, नागरिक का हक है। पर उस पर भी पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है और ये पता नहीं चलता आगजनी होती है कि आगजनी किस तरफ से हुई, क्या हुई। लेकिन पुलिस जब दौड़ाते हुए लोगों को वापस लाती है तो जामिया में घुस जाती है, और जामिया में घुस के जिस बर्बरता से वो लाइब्रेरी में और मस्जिद में बच्चों को मारती है, वो बहुत ही, वो तो क्योंकि मैंने खुद विटनेस किया, मैंने खुद देखा जब मैं वहां पहुंची कि किस तरह से बच्चों को पीटा गया और किस तरह से बच्चे भाग के, मतलब ये हाल था, कोई गेस्ट हाउस के टॉयलेट में मिला हमें तो कोई दीवार फांदते हुए मिला, और जो टीयर गैस छोड़ा जा रहा था और जिस तरह से गोलियां चलाई गई और लाठी चार्ज हुआ, ना लड़की देखी गई, ना ये देखा गया कि स्टूडेंट फिजिकली डिसेबल्ड है, बुरी तरह से उनको पीटते हुए लाए। और ये उस रात को फिर हम लोग होली फैमिली हॉस्पिटल के बच्चों को अलशिफा लेके गए। तो हम जब वहां पहुंचे तो बहुत सारे नागरिक फ्रेंड्स कॉलोनी से आए हुए थे, और उसी वक्त उन्होंने जो है तिलक मार्ग पे पुलिस हेडक्वार्टर्स पे जाके धरना दिया। और उस धरने का जो फायदा हमें उस दिन हुआ कि हमारे बच्चे जो है तुरंत, बहुत उनको प्रताड़ना हुई थी, बहुत मारा पीटा गया था, लेकिन उनको वापस लाया गया किसी तरीके से। सुबह 4 बजे तक वो लोग वापस आए। जो सिविल सोसाइटी ने और जो हमारे बहुत सारे एडवोकेट दोस्त थे, लीगल एक्टिविस्ट, उन्होंने जिस तरह के, और खासतौर से जेएनयू के स्टूडेंट्स ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया और वो वहां पहुंचे। इस प्रोटेस्ट को जो देखा गया तो शाहीन बाग की जो महिलाएं बैठी, उनकी बच्चियां वहां पढ़ती थी, लाइब्रेरी में थी, उनकी बच्ची जब घर आई और जो माँ की हालत थी, माँ, जो ये 5-6 घरेलू महिलाएं थी जिनको लगा कि नहीं, हमें अपनी बात कहनी है और हमें अपनी बात कहने का पूरा हक है, वो उस रात जाके वो लोग बैठे और धीरे धीरे शाहीन बाग जो है एक इंटरनेशनल साइट ऑफ वुमेन्स प्रोटेस्ट एंड मुस्लिम वुमेन प्रोटेस्ट की जगह बनी। और वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत पीसफुल तरीके से चल रहा था, और धीरे धीरे हमने देखा कि वो प्रोटेस्ट इतना पॉपुलर हुआ कि ना दिल्ली से लेकिन पूरे देश भर से लोग आने शुरू हो गए। 2 प्रोटेस्ट चल रहे थे, एक शाहीन बाग पे और एक जामिया के गेट नंबर 7 पे। तो बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए, उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ अपनी सपोर्ट दिखाई। और वो इसी बैकग्राउंड में ये रिपोर्ट जो बात करती है, जब ये प्रोटेस्ट शाहीन बाग का चल रहा था तो जगह जगह इसका शाहीन बाग प्रोटेस्ट जो है बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हुआ, दिल्ली से बाहर, पटना में, लखनऊ में, पुणे में, केरला में, कि एंड ग्लोबली आल्सो वी सी कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट जो है, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट सब जगह हो रहा था। जाफराबाद में, सीमापुरी में भी ये एक खजूरी घास पे इसका लोगों ने टेंट लगाया और वहां पे भी और महिलाएं बैठी और वो अपनी बात कहने लगी, ताकि उन लोगों को ये लग रहा था कि इस तरह से वो एक अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट था तो शाहीन बाग में भी बहुत बार इस तरह की बात हुई कि इस प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए, और जब भी वहाँ के लोकल एसएचओ हम लोगों को मीटिंग में बुलाते थे, प्रेशर बहुत था पुलिस पे, चाहे वो ओखला की पुलिस थी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की पुलिस थी, उनके ऊपर था कि इन प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए। लेकिन इस बीच में 2-3 घटनाएं जो हुई वो बहुत चौंकाने वाली घटनाएं हुई। एक तो जो हमने देखा कि गोलियां चली, जामिया में चली, जनवरी में चली, फरवरी में चली, और शाहीन बाग में जब चली, मैं खुद वहां उस वक्त मौजूद थी जब गोली चली, और उसमें भी औरतें आगे आई और उन्होंने पूरा एक जो है घेरा बनाया
और एक शांतिपूर्वक उन्होंने पूरा जो है कार्डून ऑफ किया स्पेस को पूरे उसको, और किसी तरीके से उनको पकड़ा गया। और ये कैंपेन जो चलता रहा, पुलिस वालों से भी अक्सर हमारी बात होती थी, तो कहते थे मैडम सरिता विहार से हमें बहुत प्रेशर आता है कि ये खत्म होना चाहिए, और ये अब इसका मकसद जो है पता चल गया, और ये प्रोटेस्ट जो है रजिस्टर हो गया है, और ये सब बातें चल रही थी। लेकिन इसी बीच हमने देखा कि ये जो प्रेशर है, क्योंकि शाहीन बाग में भी बहुत था, रोज इस तरह की बातें होती थी, डिस्कशन होती थी, लगभग कई मुलाकातें पुलिस ऑफिसर से, एसीपी डीसीपी से हुई, और वो लोग ये कहते थे कि किसी तरीके से अगर ये हम इसको पीसफुली इस प्रोटेस्ट को या तो इसकी साइड शिफ्ट कर दें या इसको खत्म किया जाए। लेकिन इसी बीच में हम देखते हैं कि जो जो पॉलिटिकल हेट कैंपेन है वो बहुत तेजी से तूल पकड़ता है। वो तेजी से तूल इस वजह से पकड़ता है जब उसमें हमारे गृह मंत्री शामिल होते हैं, और वो कहते हैं कि इतनी जोर से बटन दबाइए कि गूंज उसकी शाहीन बाग तक पहुंचे। इसी तरह से कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और यति नित्यानंद सिंह जी, इन लोगों की स्पीचेस जो हैं वो बार बार, और खास तौर पे जब पुलिस के सामने कपिल मिश्रा आके कहते हैं कि ट्रंप के जाने तक तो हम चुप हैं, उसके बाद हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया, जिस तरह से ललकारा गया और जिस तरह का माहौल शुरू हुआ, इसमें ये रिपोर्ट ये दर्शाती, ये पता नहीं चला कि जो वायलेंस है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, वो जो जाफराबाद में जो शुरू हुआ, वो पत्थरबाजी वो कहाँ से हुई। लेकिन उसकी भूमिका ये बताई जाती है कि एक ट्रक आके अनलोड हुआ, उसमें बहुत सारे पत्थर थे, और ये कहा गया कि ये पत्थर जो हैं ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये उनके लिए हैं। और इस तरह से जो है देखते हैं कि इस पूरे जो एनवायरनमेंट में ये प्रोटेस्ट जो है पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन पत्थरबाजी शुरू हुई, क्योंकि कुछ पत्थर वहां से आए, कुछ पत्थर प्रोटेस्टर्स की तरफ से आए, वो सेल्फ डिफेंस में आए या कैसे आए, लेकिन ये जो है इनका आदान प्रदान शुरू हुआ। और फिर उसके बाद जो हम लोग जब गए, जो सर ने भी जिक्र किया, ईदगाह पे बहुत बड़ा कैंप था, और बहुत सारी खजूरी खास पे जाफराबाद में और तमाम जगहों पे जहाँ पे हम लोग जा रहे थे, बात कर रहे थे, खास तौर से चांदबाग, विजयनगर, करदमपुरी, जाफराबाद और मुस्तफाबाद में। तो वहाँ लोगों से जो बातचीत की तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये जो है असला, लाठियां, ये कहाँ से आई। और ये बहुत बड़ी चीज है कि जब दिल्ली जैसा शहर, जिसमें कि जो डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में है, और दिल्ली पुलिस, इन दोनों ने कंप्लायंस क्यों नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का, और ये जो फेलियर हुआ उसकी वजह से जो है जो पत्थरबाजी की घटना थी, अगर उसी को रोक लिया जाता, या फिर उस तरह से अगर आप इस रिपोर्ट में देखें तो बहुत सारी वीडियोस जो वायरल हुई, जिसमें दिखाया गया कि फैजान नाम का जो बच्चा है वो 4 लोगों के साथ, उसको पुलिस कैसे पीटती है और किस तरह से उसे फोर्स करती है कि वो वंदे मातरम बोले और उसके नारे लगाए। इसी तरह से बहुत सारे इसमें टेस्टिमनीज हैं जहाँ मस्जिदों पे चढ़ के जो है ज़ैफ़रॉन झंडा लगाया गया, और वंदे मातरम के नारे लगाए गए, जय श्री राम के नारे लगाए गए। एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से जो पूरा माहौल बना, और खास तौर से जो माहौल बना उसमें एक बहुत डरा देने की बात थी। एक तो मार पिटाई तो हो ही रही थी, दूसरी जो थी जो मेडिकल हेल्प नहीं मिल पा रही थी इन लोगों को, ये वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। और अगर पहुंच पा रहे थे तो बहुत सारे लोग जो घायल थे, खासतौर से फैजान की माँ की जो टेस्टिमनी इसमें है, वो ये बताती है कि उनको ये नहीं बताया गया कि उनके बेटे को इलाज मिला नहीं मिला, बस उनको वो 25 तारीख को हॉस्पिटल में लेके जाती हैं और 26 तारीख को उनको उसकी डेड बॉडी मिलती है, जबकि उसको 24 तारीख में उसकी पिटाई होती है। तो ये जो बहुत बड़े सवालिया निशान उठाते हैं, ये सवालिया निशान उठाते हैं स्टेट एजेंसीज के ऊपर, खासतौर से जो रोल इसमें बहुत विस्तृत में बताया गया है कि दिल्ली पुलिस और मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक जो उम्मीद थी लोगों को, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से थी कि वो आएंगे, क्योंकि अगर आप देखें उससे पहले इलेक्शन हुआ था, शायद 11 फरवरी डेट थी, मैं डेट भूल रही हूँ, और जो जिस तरह से उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी, उसमें एक जो माइनॉरिटी समुदाय है उनके मन में बहुत ये आशा थी कि वो उनका साथ देंगे।
लेकिन कुछ कुछ उदासी तो हम शाहीन बाग कैंप में देख रहे थे, क्योंकि प्रॉमिस ये हुआ था कि इलेक्शन से पहले नहीं आ सकते क्योंकि इसका बड़ा अलग मायने निकलेगा, लेकिन इलेक्शन के बाद हम जरूर आएंगे ताकि हम अपने वोटर्स का धन्यवाद करें। इलेक्शन के बाद और जीत डिक्लेयर होने के बाद नहीं आने के बाद भी लोगों के मन में कुछ शंका तो पैदा हो रही थी, वो शंका जो है यकीन में बदल गई जब ये राइट्स हुए और चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली पुलिस की फेलियर और ये कह के कि हमने इंस्ट्रक्शंस तो दी हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, उन्होंने कहा कि लेकिन दिल्ली पुलिस क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, सेंटर के हाथ में, इसलिए हम बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद बड़ी इसमें जो इस रिपोर्ट में एक चीज देखी गई है, जो वारदातें हुई, वायलेंस हुई, उसके बाद फिर समाज जो है वो रिहैबिलिटेशन की तरफ जाता है। वायलेंस हुई, वायलेंस में जिस तरह का इनजस्टिस हुआ, मेडिकल एड उन तक नहीं पहुंची, और जो अटैक्स हुए, घरों की बर्बादी, घर जलाए गए, दुकानें जलाई गई, मकान जलाए गए, लोगों को जलाया गया, और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनको भी अटैक किया गया, पूरी तरह से उनका जो हौसला पस्त किया गया। तो उसके साथ जो बहुत ही गंभीर बात है, जो सिस्टम, जो मैकेनिज्म रखा गया रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का, जो अनाउंस किया दिल्ली गवर्नमेंट ने, अनाउंस तो उन्होंने किया कि 5 लाख रुपया दिया जाएगा जिसकी एक फ्लोर जल गया है, 2.5 लाख मरम्मत के लिए दी जाएगी, या जो जख्मी हुआ है उसको 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा, जिसको बहुत ज्यादा चोट आई है उसको 5 लाख रुपया दिया जाएगा, और जिनकी मृत्यु हो गई उनको 10 लाख दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो शर्तें रखी गई, जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन क्लेम करने के लिए, जो कॉम्पनसेशन मनी क्लेम करने के लिए, वो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसका पीरियड बहुत कम था, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस FIR मांगी गई, NLC मांगी गई। उन हालात में इस पे बहुत गौर करने की जरूरत है कि जो हमारी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन की जो पॉलिसी है उसके ऊपर हम कैसे काम करें, बिकॉज प्रैक्टिकली वो किसी को भी रिलीफ नहीं दे पाए, क्योंकि उनके पास उस तरह के दस्तावेज ही नहीं थे। जहां घरों में आग लग गई थी, ना उनके पास अपनी कोई शिनाख्त थी, ना पहचान पत्र थे, और फैजान की माँ जो मुश्किल से अपने बच्चे को बचा के हॉस्पिटल लेके गई, उसको कोई MLC नहीं मिली, कोई FIR नहीं हुई। तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही गंभीर थी। उसके बाद जो है रतन सिंह जो वहाँ पे इंस्पेक्टर पोस्टेड थे, उससे जो है मामला बहुत खराब हुआ। उनकी जब हत्या हो जाती है, जो रिपोर्ट है उसमें तो उसका हत्या का कारण गोली लगना है, लेकिन जो उस वक्त र्यूमर फैला था कि पत्थरबाजी से और दूसरे समुदायों के लोगों ने इन्हें मार डाला है, उस वजह से इनकी मृत्यु हुई है। और उसको लेके जो जिस तरह के जो उग्र स्लोगन दिए गए कि अगर भी अब भी आपका खून नहीं खोलेगा तो फिर कब खोलेगा, जब आपके फिर अंकित जो सिक्योरिटी से जो सिक्योरिटी फोर्स में थे, उनकी भी डेड बॉडी कुछ दिनों बाद जो है ड्रेन में मिलती है, लेकिन उसके साथ और डेड बॉडीज भी मिलती हैं, उनकी शिनाख्त नहीं हो पाती है। तो जो पूरा माहौल था, जो पूरे 4 दिन दिल्ली में जिस तरह का एनवायरनमेंट था, वो मुझे बिल्कुल 1984 की याद दिलाती है कि 3 दिन दिल्ली कैसे जल रही थी, और कोई जो स्टेट अपरेटस था उसका पूरा कोलैप्स, उसका पूरा फेलियर लग रहा था। जो खास तौर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो पूरा रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का काम था, वो जो काम था वो सिविल सोसाइटी ने किया, NGOs ने किया, सीनियर लोग जो थे, जर्नलिस्ट थे, वो सब लोग वहाँ पे पहुंचे। और बड़ी हैरानी की बात थी कि पुलिस वालों की जो पोस्टिंग हुई वहाँ पे, खास तौर से जो भी साइट्स थे, साइट ऑफ टेंशन थे, बहुत कम पुलिस फोर्स थे, और वो अपनी ही जान बचा के भाग रहे थे। उन्हें भी ये पता नहीं कि उनके ऊपर अटैक करने वाले कौन थे। इसमें एक टेस्टिमनी है मीडिया की, मीडिया को बहुत जो रोल मीडिया ने प्ले किया, मुझे उसमें ईरम की टेस्टिमनी बड़ी ही दिल को छू गई कि शी सेज, उसमें मैं आप लोगों से ये बस उस चीज को प्रॉब्लमेटाइज करना चाहती हूँ कि जेंडर पर्सपेक्टिव से उसने बात कही कि एक मुस्लिम, एक वो इतना डर गई, घबरा गई कि उसे लगा वो रिपोर्टिंग करने तो आई है, लोगों ने उसको अटैक किया, उसका कैमरा छीन लिया, उसे ये और बार बार उसकी पहचान पूछ रहे थे। तो वो ये कह रही, ये मन में ये सोच रही थी कि अगर एक तो महिला और दूसरा मुस्लिम महिला, अगर मैंने अपनी पहचान इन्हें बता दी, मेरे से दुष्कर्म तो होगा ही होगा, आई वुड बी अ प्रोबेबल विक्टिम ऑफ रेप, एंड ऑल्सो आई माइट बी किल्ड बिकॉज आई एम
Muslim women. So, this vulnerability she has stated, and also the media, even NDTV, people who had gone to cover the kind of violence they have faced. और ये जो violence का नज़ारा उन्होंने देखा, चाहे वो NDTV के reporters थे और जो बहुत अल्टरनेटिव मीडिया था जो एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करने गया था, उन जो दहशत उन्होंने देखी वो बहुत ही मतलब वो बहुत मतलब एक तो दिल दहलाने वाली और दूसरा हमें चौकन्ना करने वाली, जिसकी प्रेस की हम इज्जत क्या करते थे, प्रेस को निकल जाने देते थे। तो वो जो पूरा इस रिपोर्ट में बताया गया कि पूरा जो कोलैप्स हुआ और जो मुझे लगता है जो डर और जो वहशत जो उनके मन में बैठी है उससे निकलने के लिए भी उनको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी होगी। और वो किसी बहुत सारे जो रिपोर्टर्स हैं जिन उनको एक रिपोर्टर को तिलक लगाने की कोशिश की, उसने कहा कि मुझे तिलक क्यों लगा रहे, बोले कि तिलक इसलिए लगा रहे कि तुम जो रिपोर्टिंग है वो एक तो तुम्हें ये बचाएगी यानी, और दूसरी जो तुम्हें रिपोर्टिंग है वो हमारे साइड से नहीं करनी, आपको उनके साइड से करनी है, आपको ये दिखाना है कि वो जो है वो राइट्स कर रहे हैं, वो वायलेंस में इंडल्ज हो रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात जो इस रिपोर्ट में उठाई गई है वो ये बताई गई है कि ये सब इंफॉर्मेशन थी, इंटरनल इंफॉर्मेशन पुलिस को बहुत अच्छी तरह से थी कि इस तरह की कोई ना कोई हादसा हो सकता। और इसका तो मैं खुद भी गवाह हूँ, क्योंकि शाहीन बाग में जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो बार बार हमें पुलिस कह रही थी कि मैडम हम लोग कैसे रोक रहे हैं, हम जानते, हम लोग जो भी चाहते थे वो कुछ जामिया के प्रोफेसर और टीचर्स को बुलाते थे ताकि एक उनकी बातचीत, एक डायलॉग हो सके, क्योंकि औरतों से ज्यादा बातचीत उनकी नहीं हो पाती थी और वो घबराते भी थे। और ये बातचीत का सिलसिला चलता रहा और बार बार वो कह रहे थे। और इस बात पे मैं कहूंगी कि हमारे एरिया में खासतौर से जामिया नगर में पुलिस ने उस वक्त शाहीन बाग में बहुत साथ दिया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा कि पुलिस का जो रोल रहा है वो बहुत निंदनीय रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को उन्होंने फॉलो नहीं किया और अनदेखी की। ये पैटर्न तो बहुत पुराना ही था, लेकिन पार्टिसिपेट किया राइटिंग में, ये राइट्स में, ये बहुत जो था दुखद घटना हुई। और बहुत Sir, Ravinder, you have 5 more minutes to make it up. 5 more minutes, please. जी. So, the very important consequence of this was that the role of police and role of media also, because we all are aware that कि media ने कैसे जो है पूरा नरेटिव एक चलाया कि कैसे देश खतरे में है और कैसे अगर हमने ये अब कंट्रोल नहीं किया चीज़ों को और अगर अब हमने अपनी बल और शक्ति नहीं दिखाई तो कैसे हमारी जो हिंदुत्व है वो खतरे में पड़ सकता है। बहुत सारी चीजें हुई और इसमें जो बहुत दुखद चीज है वो ये हुई कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो केसेस ठोके गए यूएपी के और एफआईआर हुई, वो एक अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के स्टूडेंट्स के खिलाफ या उसमें जो रिसर्चर्स थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, वो आज भी हम देखते हैं हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यूएपी के की वजह से जेल में हैं। और जो एफआईआर्स भी थी जिनकी शिनाख्त की गई और जिसको इस कमेटी ने भी बहुत अच्छी तरह से एनालाइज किया कि उसमें उनको कोई इस तरह के ठोस सबूत नहीं मिलते कि ये बच्चों ने कोई इस तरह का उल्लंघन किया है। So the broader implication of this riots is that it is communalizing the public discourse, which is very important to see that this whole engineering of anti-Muslim narrative has in Northeast Delhi has sent signals of hates to all over India. And we have seen a very different kind of marginalization. 1947 हुआ, 1984 हुआ, but ये जो Northeast का हुआ उसमें जो complete isolation, complete marginalization और जो मुस्लिम साइकी पे भी जो इसका बहुत बड़ा असर हुआ, इस राइट्स का जो बहुत बड़ा असर हुआ वो, so when we talk about diversity, pluralism, coexistence, so how we would kind of erase those traumatic moments from their mind is a big question, which and it has a very severe ramifications. You would see very interesting thing, अब जो इंडिपेंडेंस डे होता है उसको हमें वीडियोग्राफी करके खास तौर से मदरसों से भेजनी होती है, and you have to prove, you have to wear your nationalism on your sleeve, has become a one you are doing
from your heart, and another is that you are forced to prove that you are a nationalist is becoming. So the use of media, the use of police, ये दो जो बहुत इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं, जिनको एक इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जिससे कि हमारी जो सेक्युलरिज्म है वो पूरा का पूरा खतरे में आ गया। इनफैक्ट पूरा हम कोलैप्स देखते हैं आज यहाँ पे जो 150 इयर्स ऑफ गांधी का सेलिब्रेशन हो रहा है विश्व युवा केंद्र में, तो हम फिर वही बात करते हैं डाइवर्सिटी, प्लुरैलिटी, इक्वालिटी की। पर अगर हम देखें प्रैक्टिस में तो हमारी डाइवर्सिटी जो शायद जिस माहौल में प्रोफेसर आनंद कुमार बड़े हुए हैं या जिस माहौल में मैं बड़ी हुई हूँ वो बड़ा अलग था। आज जिस माहौल में बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो एक गेटोइज्ड एनवायरनमेंट है, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स ने खास तौर से गेटोइजेशन को बढ़ावा दिया। सर वहाँ पे एक कॉलोनी है विजयनगर से जो लोग हैं वो मिक्स्ड कॉलोनी थी, वहाँ से लोगों ने अपने घर बेच दिए हैं। मुस्लिम लोग जो हैं वो अपने घर बेच के झीलमपुर की तरफ आने लग गए हैं, वो वहाँ पे उन्होंने अपने घर बनाने शुरू कर दिए। तो ये रिपोर्ट जो इस चीज पे भी सवाल उठाती है कि हमारा क्या पीसफुल प्रोटेस्ट का जो अधिकार है उसको सरकार नहीं दबा सकती, और हम अपनी बात कैसे कहें, हम अपनी बात जो है, और उसमें जो सिविल सोसाइटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और जो मिसयूज हुआ है यूएपी का उसको भी रोकने की जरूरत है। हुआ क्या है हमारे समाज में जो इस रिपोर्ट का जो अंश है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पहला ऐसा प्रोटेस्ट था जिसमें हमने देखा कि हमें वापस लग रहा था कि हमारा सेकुलरिज्म जो है स्ट्रेंथन हो रहा है। पर एक जो बदकिस्मती से जो कोविड की वजह से ये जो वापस हमें शाहीन बाग प्रोटेस्ट और जामिया प्रोटेस्ट को समेटना पड़ा, और खजूरी खस का प्रोटेस्ट तो क्योंकि राइट्स की वजह से खत्म हो गया, उसको फोर्सिबली उखाड़ दिया गया। इसी तरह से कोविड शाहीन बाग को भी उखाड़ा गया था, लेकिन अब जो है इस हादसे को मद्देनजर में रखते हुए हमें ये देखना है कि हमें किस तरह से जो हमारी जो मल्टीकल्चरलिज्म है उसको हम कैसे वापस स्थापित कर सके, और जो ये जो दूरियां पैदा हो गई हैं, जो हेट मॉन्गरिंग हो रही है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब एक दूसरे से बात करने में जो ये विश्वास, जो सोशल कैपिटल हमारा खत्म होता चला जा रहा है, वो सवाल इस रिपोर्ट ने उठाया है कि स्टेट का पार्टिसिपेशन, पुलिस का नॉन कंप्लायंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मीडिया का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल है मल्टीकल्चरलिज्म और डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में। सो वी हैव टू सी दैट हाउ we have to ensure peaceful ways of protest also is a right, and we should have that right. अभी आप देखिए कोई प्रोटेस्ट उस वक्त भी अगर सरकार चाहती तो उस वक्त 144 लगा रही थी। आज अभी अगर आपको पता होगा तो जामिया नगर में 144 अभी लगी हुई है, और वो नवंबर तक 144 है। लेकिन जब उस वक्त नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 144 लगाने की जरूरत थी, 144 नहीं लगाई गई। तो ये बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े करती है कि हम किस ओर जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू प्रोफेसर हरविंदर, आपने बहुत संभाल करके पूरी रिपोर्ट जो कई 300 पेज की है उसके 3 बड़े पॉइंट हम लोग के ध्यान में रखा। एक तो जब समाज में हिंसा कर उतारू कुछ लोग होते हैं तो उसको रोकने का सबसे बड़ा हमारे पास औजार पुलिस होती है, और पुलिस ने जो रुख अपनाया और जो वहाँ पर तैनाती जिन लोगों की थी उनकी जो क्षमता थी, उसने इस गुंडा गिरोह को कोई डर पैदा नहीं किया। और उसके बाद जब घटनाएं होने लगी 4 दिन में कई सौ FIR दाखिल हुए, लेकिन ज्यादातर FIR बहुत कमजोर किस्म के और नाकाफी FIR थे। दूसरी बात जो आपने मीडिया की कही, वो रिपोर्ट ने कहा है कि मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया, मुख्य हिंदी के चैनलों ने और अंग्रेजी के कुछ चैनलों ने, जैसे लगा कि इस देश की पूरी एकता खतरे में है, और चारों तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो भारत की एकता पर हैं, और इसमें एक खास जमात, एक खास धर्म के लोगों का बड़ा हाथ। और तीसरी बात जो आपने राहत की कही कि पुलिस और मीडिया की तरफ से एक तरह का गैर जिम्मेदाराना रुख होने के बावजूद आम लोगों ने, डॉक्टरों ने, वकीलों ने,
जो सामाजिक संगठनों ने, उन्होंने जिस तरह से तकलीफ में फंस गए लोगों की मदद की, ईदगाह से लेके कई जगह राहत के कैंप हुए, वो तस्वीर के दो पहलू हमारे सामने लाते हैं। अब मैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह, प्राध्यापक दिल्ली विश्वविद्यालय से आग्रह करूंगा कि अगले 15 मिनट में अपनी बात रखें, फिर फैजल खान साहब और उसके बाद महेंद्र शर्मा जी। मैं देख रहा हूं कि विजय राव जी और आनंद वर्धन जी, डॉक्टर सुनीलम और ज्ञानेन जी और हिमांशु जोशी जी, अभिषेक रॉय, डॉक्टर बद्रे अफसान, प्रोफेसर असलम, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, चंद्रकला जी, तेजस्विनी पाटिल जी, कई ऐसे लोग हैं जिनका इसमें शामिल होना बहुत हमारा हौसला बढ़ाता है। और सबसे जरूरी ये बताना है कि आलिया आरमान भी शामिल हैं, जो अब अपनी पढ़ाई पूरी करके 10+2 की बीटेक या बीएससी में जाने वाली हैं। मैंने आपसे आग्रह किया है कि अपने कुछ सवाल, अपने कमेंट्स अगर आप चैट बॉक्स में रख देंगे तो फिर प्रोफेसर अरविंदर अंसारी जो बात को समेटेंगी तो उनको इससे बड़ी आसानी होगी। कुछ फीडबैक आया है सर मुझे रॉय जी का कलकत्ता से, माजरत के साथ कहना पड़ेगा, मैं जी किसी का। और मीटिंग में हूँ तो मुझे इजाजत चाहिए होगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर हम लोग बातचीत को संभाल लेंगे। तो जी। डॉक्टर शशि शेखर सिंह, फिर फैजल खान साहब, फिर महेंद्र शर्मा जी। डॉक्टर शशि शेखर जी। धन्यवाद आनंद भाई। तमाम साथियों को नमस्कार। प्रोफेसर अरविंदर अंसारी मैडम ने अभी आपके सामने रिपोर्ट की मुख्य बातों को रखा है। उसमें रिपोर्ट बहुत कम्प्रहेंसिव है और नागरिक समिति के द्वारा जो ये रिपोर्ट है वो 3 हिस्सों में है और 3 पार्ट हैं, 10 चैप्टर है, एनेक्सर भी है और बहुत विस्तृत रिपोर्ट है। और उन्होंने जो हिंसा हुई, जो बाद में वो कम्युनल राइट्स हैं या कम्युनल वायलेंस हैं, उसके संबंध में उसकी उत्पत्ति का कारण क्यों हुआ, ये भी उन्होंने बताया। उसकी प्रकृति क्या थी, नेचर, और साथ ही साथ उसके बाद क्या हुआ। और इसमें तमाम चीज़ों को कहने के क्रम में उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से पुलिस की भूमिका, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार की भूमिका पर भी इस मायने में उन्होंने सवाल उठाए कि जो सांप्रदायिक हिंसा के बाद जो राहत के कार्य किए जा सकते थे, जो कंपनसेशन दिए जा सकते थे, वो कितना अपर्याप्त था। वो ये सवाल बहुत गंभीर सवाल हैं। सरकारें दावा बहुत करती हैं, लेकिन सरकारों की भूमिका असल में क्या होती है, तो उसकी ओर ये इशारा है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये बातें भी, सजेशंस भी दिए गए हैं, डिमांड भी किए गए हैं। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात हो रही है कि कोर्ट के द्वारा, यानी कोर्ट मॉनिटर्ड जो है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात की गई। यूएपीए पर सवाल हैं और यूएपीए को किस प्रकार से खत्म किया जाए, इस तरह की भी बातें उसमें चर्चा में हैं। तो आप देखेंगे कि पूरा रिपोर्ट जो है वो अपने आप में न सिर्फ दंगे का कारण, बल्कि उसकी प्रकृति और उसके बाद क्या हुआ और क्या होना चाहिए, क्या सुझाव के रूप में उपलब्ध हैं, उसको करने की आवश्यकता है। और उसमें चिंता भी है कि लोकतांत्रिक मूल्य, जो धर्मनिरपेक्षता के मूल्य हैं, वो किस प्रकार से संकट में हैं, लोकतंत्र के लिए किस प्रकार का संकट पैदा हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत कम्प्रहेंसिव और एम्पिरिकल इसकी एनालिसिस की गई है। तो इसमें आप देखेंगे कि मीडिया के संबंध में जब उन्होंने चर्चा की, तो 6 जो टीवी चैनल्स हैं, 6 टीवी चैनल, जिसमें रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक इंडिया, आज तक और इस तरह के चैनल, 6 चैनल्स का जिक्र किया है। सोशल मीडिया के संबंध में सवाल उठाए हैं और यहाँ तक कि ये भी बात उन्होंने की है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तो ध्यान में रखा जाए, वो जनतंत्र की आत्मा है, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया पे जो हेट स्पीच या इस प्रकार की जो नफरत फैलाने की कोशिशें होती हैं, उसको भी रेगुलेट करने की आवश्यकता है। अन्यथा अगर आप इस प्रकार का लाइसेंस देंगे तो उसका दुष्परिणाम आपने देखा है। मैं यहाँ मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इस दंगे के
का जो समय था, मुझे याद आ रहा है कि आनंद भाई तीन मूर्ति में थे और हम लोग फरवरी में वो अराउंड जो है वो 20 या 21 रहा होगा, या वो जिस समय राष्ट्रपति ट्रंप जो है इंडिया और उसमें दिल्ली, तो अचानक हम और आनंद भाई तीन मूर्ति लाइब्रेरी से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी गेट बंद हो गया, संध्या का समय था और काफी देर हम लोग इंतजार करते रहे, फिर उसके बाद गेट खुला तो फिर तो संभवतः वो ट्रंप की सवारी जा रही थी। और इस प्रकार से समझने की बात यह है कि जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उसका काल क्या था, वो भी मायने रखता है। दूसरा, जिस समय इतनी पर्याप्त सुरक्षा, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं, गुजरात से फिर दिल्ली आए, तो उस समय इतनी पर्याप्त सुरक्षा, और उसी समय जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार के ट्रंप के भारत में यात्रा और तमाम चीजों की चर्चा, और उसी समय दिल्ली में 23 से 26 तारीख तक जो दंगे हुए, दंगे का संदर्भ भी उन्होंने किस प्रकार से बताया, जो हमारे प्रोफेसर अरविंदर अंसारी मैडम ने बताया कि उसमें मूलतः जो एंटी सीएए मूवमेंट चल रहा था, जो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक मूवमेंट कई जगहों पर, उसका लगातार विस्तार हो रहा था, जामिया और फिर शाहीन बाग और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और उसके अलावा इंद्रलोक के पास भी मैंने देखा, जब भी मैं मेट्रो से जाता था वहां भी शांतिपूर्वक जो है संध्या काल में इस प्रकार का प्रोटेस्ट चलता रहता था, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा रहती थी। तो ये अपने आप में एक तो ये कारण है कि लगातार लोकतांत्रिक तरीके से जो वो आंदोलन, जो नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, उसकी मजबूती और उनका लगातार जो है विस्तार जो है, वो सांप्रदायिक ताकतें, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या जो इस तरह की सत्तारूढ़ पार्टी है और जो उसके संबंधित संगठन हैं, वो बहुत घबराए हुए थे इस प्रकार के लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण आंदोलन से, और जिसमें महिलाओं की बहुत भागीदारी थी। मुझे याद है जामिया में जो गेट नंबर 7 पे था, मैं भी एक दिन गया था और अपनी बात जो भी मुझे कहनी थी उसमें मैंने अपनी बात रखी थी। और इस प्रकार से तो एक बात तय है कि जो परिस्थितियां बनती हैं, और इस रिपोर्ट ने उसको बहुत विस्तार से उसका विश्लेषण किया है कि वो कारण वहां हैं कि जहां इस प्रकार के मूवमेंट, जो नागरिकता के संबंध में एक खंडित नागरिकता, एक ऐसी नागरिकता जिसमें समायोजन या इंक्लूसिव नागरिकता की जो भारतीय संविधान की अवधारणा है, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, समान नागरिकता है, वहां अगर कोई खास समुदाय विशेष को आप कहीं ना कहीं कोई अमेंडमेंट करते हैं, और बांग्लादेश हो या म्यांमार हो या पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, वहां से आने वाले उन अल्पसंख्यकों को, जो वहां की दृष्टि से अल्पसंख्यक हैं, उनको तो आप आइडेंटिफाई करके राहत देने की बात करते हैं, नागरिकता देने की बात करते हैं, और एक समुदाय विशेष को एक्सक्लूड करते हैं, जो भारतीय संविधान के नागरिकता संबंधी जो और नागरिकता संबंधी जो कानून है बाद के उस पे संविधान पे, उसके खिलाफ है, वो मूल उसकी भावना के खिलाफ है। लेकिन वो ऐसा हो रहा था, और यही कारण है कि लगातार उस विरोध में, और ये कहना कि जो विरोध चल रहा था वो मात्र मुस्लिम के द्वारा या मुस्लिम समुदाय के लोगों का विरोध नहीं था, तमाम समाज के जो इस देश की धर्मनिरपेक्षता या लोकतंत्र या एक समावेशी समान नागरिकता को बचाने की कोशिश करते हैं, और मूलतः वो संविधान को बचाने की कोशिश है, तो वो सारे लोग उसमें शामिल थे। इसलिए ये कोशिश करके इसमें बताने की कोशिश हुई थी कि नहीं साहब, ये अंततः मुस्लिम बनाम जो है हिंदू, यानी कि जो नैरेटिव लाया गया मुस्लिम बनाम नैरेटिव का हिंदू का नैरेटिव था, और उसमें ये शब्दों का एंटी नेशनल यानी कि राष्ट्र विरोधी या आतंकवादी, ट्रेटर्स, विश्वासघाती, तमाम ऐसे शब्द जो हैं वो बार बार प्रयोग में आ रहे थे। यानी कि जो लोग इस प्रकार का प्रतिरोध कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं, गद्दार हैं, विश्वासघाती हैं, और तमाम तरह के ऐसे जो नैरेटिव और जो एडजेक्टिव उन्होंने गढ़े हैं अपने आप को दिखाने की कोशिश करने के लिए कि सच्चे राष्ट्रवादी वही हैं। तो उनकी कोशिश थी, और यही कारण है कि अंततः फरवरी के ठीक जो 23 तारीख के पूर्व और 23 को भी जो स्पीच हुआ है, चाहे कपिल मिश्रा या अनुराग ठाकुर और ये तमाम सारी चीजें जो हैं, तो उसके बाद ही
चाहे पत्थर फेंकने की घटनाएं और ये कह देना कि 3 दिनों के अंदर अगर इसे साफ नहीं कराया गया तो फिर यहाँ पे वो अपने आप कार्रवाई करेंगे। यानी कि एक समझने की बात है कि क्या भारतीय राज्य जो एक स्टेट है, क्या कोई पैरेलल समानांतर स्टेट चलाने वाले बहुत सारे संगठन या बहुत सारे तथाकथित राष्ट्रवादी नेता पैदा हो गए हैं जो अक्सर ये प्रकट करते हैं कि नहीं तो वो करेंगे। वो करने वाले होते कौन है? ये बहुत गंभीर सवाल है। ये भारतीय राज्य पर एक सवाल है। ये अलग बात है कि भारतीय राज्य में शासन करने वाले जो लोग हैं वो खुद संविधान और संविधान की जो मूल आत्मा जनतंत्र, सेक्युलरिज्म और तमाम समान नागरिकता उसमें कितना विश्वास करते हैं, ये अपने आप में जो है सवालों के घेरे में है और इसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये तय है उसके बाद ये घटनाएं हुई और घटनाओं के बाद जो कुछ हुआ, एक बात तो तय है कि अगर मान लिया 53 व्यक्तियों के उस सांप्रदायिक हिंसा में मरने की खबर है तो 40 तो मुस्लिम मरे और 13 जो हिंदू मरे हैं। मैं इस पर नहीं जा रहा हूं कि हिंदुओं की संख्या कम है और मुसलमानों की संख्या, लेकिन ये सवाल तो है कि अगर हिंदुओं के ने दंगा किया तो मारे हिंदू कम क्यों गए, मुसलमान क्यों मारे गए ज्यादा? 40 और 13 का आप रेशियो देख सकते हैं। इसका मतलब तय है कि ये प्रायोजित दंगा था, जो रिपोर्ट भी मानता है। ये पूरे तरह से पहले से पूरी तैयारी के साथ ये दंगा कराने की योजना थी और उस दंगा कराने की योजना के साथ साथ मकसद वही था कि तमाम तरह के जो इस प्रकार के विरोध जारी हैं सीए के खिलाफ, उसको किस तरह से रोका जाए। आप प्रोफेसर अरविंदर अंसारी ने वो गोली चलाने वाली घटनाओं का तमाम चीजों का जिक्र किया है। मैं सिर्फ इतना यहाँ कहना चाहता हूं कि इसके पीछे मकसद बहुत साफ था कि किसी प्रकार से इस प्रकार के प्रतिरोध को, जो जनतांत्रिक शांतिपूर्ण प्रतिरोध चल रहा है, उसको पहले बदनाम करने की कोशिश, आपने देखा होगा किसान आंदोलन में भी बदनाम करने की कोशिश। तो ये जो कोई भी लोकतांत्रिक मूवमेंट जो इस देश में चलेगा, जो सरकार की गलत नीतियों या गलत नियमों या कानूनों के खिलाफ और संविधान विरोधी जो कोशिश उनकी जारी है, उसके खिलाफ अगर कोई मुहिम चलती है, आंदोलन चलता है, तो उसे राष्ट्र विरोधी या एंटी नेशनल्स या आतंकवादी या तमाम तरह के अर्बन नक्सल और बहुत सारे जो शब्द गढ़े गए हैं। तो एक तो ये बात बहुत उसमें जो है इंपॉर्टेंट है इस रिपोर्ट का। दूसरा, मुझे जो मीडिया को लेकर के सवाल उठाए गए हैं और जिसमें मैंने कहा भी कि 6 चैनल का तो उन्होंने जिक्र किया, इंपीरिकल स्टडी, उनके रिपोर्टिंग को देखा, उसके पहले की रिपोर्टिंग, यानी दंगा के पूर्व क्या रिपोर्टिंग कर रहे थे, दंगे के दरमियान क्या रिपोर्टिंग कर रहे थे और दंगे के बाद उन्होंने क्या रिपोर्टिंग की और किस प्रकार का प्रोजेक्शन उस दंगे के विषय में और परसेप्शन बनाने की कोशिश की। और वो तमाम परसेप्शन बनाने के पीछे वो मकसद इतना था कि ये मुसलमान राष्ट्र विरोधी हैं और इनको किसी प्रकार से सबक सिखाने की जो आवश्यकता है। तो अगर समाज में मीडिया इस प्रकार की कोशिश करे जिसकी पहुंच जनता तक बहुत होती है, और दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया है जिसके द्वारा आईटी सेल्स वगैरह, आप जानते हैं कि किस किस प्रकार से ऐसे संगठनों के आईटी सेल्स काम कर रहे हैं और गलत नैरेटिव को जनता के सामने लगातार रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मीडिया अगर सांप्रदायिक हो जाए, मीडिया अगर जो है समुदाय विशेष के खिलाफ अपनी बात कहे, कुछ मीडिया को, अपवाद को छोड़ करके, तो सोचिए कि समाज में नफरत को, समाज में हिंसा को किस तेजी से एक संप्रदाय विशेष या एक समुदाय विशेष के खिलाफ फैलाया भी जा सकता है, किया भी जा सकता है और उसको उचित भी ठहराया जा सकता है देश हित में, राष्ट्र हित में और तमाम ये सारी चीजें। तो एक तो ये सवाल है और इस पे सवाल को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। आखिरकार ये लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया है या संचार माध्यम है, आज उसकी क्या स्थिति हो गई और ऐसी तो स्थिति शशि क्यों शेखर हो जी गई? 2 मिनट में और बात पूरी जी करिए, जी 2 मिनट मैं में। अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। तो एक तो ये भी देखने की बहुत जरूरी आवश्यकता है। एक तीसरी बात जो पुलिस के संदर्भ में और राज्य की भूमिका के संबंध में इसमें कही गई है, जो याद दिलाता है, चाहे वो 84 के दंगे की बात की गई, चाहे वो गुजरात के दंगे की बात या उसके पहले भागलपुर जो दंगे हुए थे, इन तमाम दंगों में राज्य की भूमिका लगातार संदेह के घेरे में ही नहीं, बल्कि उसकी भूमिका नकारात्मक रही है। बल्कि ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दंगाइयों, खास करके जो एक खास समूह के तरफ से मुस्लिम के विरोध में जो ये हिंसा कर रहे थे, उनके साथ पुलिस की भूमिका और पुलिस की साझेदारी यानी पार्टीजन भूमिका थी।
तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक है कि राज्य और पुलिस प्रशासन और पूरा तंत्र अगर किसी समुदाय विशेष या किसी धर्म विशेष के नागरिकों के खिलाफ काम करने लगे, तो सोचिए ये आने वाले कल के लिए बहुत डरावने दृश्य हैं। जो कुछ हुआ उससे घिनौना और उससे भयानक कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जब हम उन पुराने दंगों को याद करते हैं और नॉर्थ ईस्ट के दंगों को फिर उसमें पुलिस की भूमिका को देखते हैं, तो निश्चित रूप से और राज्य की भूमिका, पुलिस आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? डिपार्टमेंट ऑफ होम, गृह मंत्री के अधीन है, सीधे केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री के अधीन, और तमाम सारी चीजों को देखेंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जब ये दंगा हो रहा था इस प्रकार के, उसी समय दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने जब ये आदेश दिया कि किस प्रकार से पुलिस वहां एक्ट करे और तमाम, उनको जानते हैं कि रातों रात उनको दिल्ली के हाई कोर्ट से ट्रांसफर कर दिया गया। आप सोच सकते हैं कि कहीं न कहीं न्यायपालिका को भी अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश, और जिस प्रकार से उनको ट्रांसफर किया गया, ये अपने आप में इतने सारे सवाल इससे उठ रहे हैं। और इन सवालों के उत्तर के लिए जो उन्होंने कहा, चाहे यूएपीए का सवाल है, बाद में आपने देखा होगा कि यूएपीए में किस प्रकार से गिरफ्तार किया जाता है, किस प्रकार से उन्हें जमानत नहीं होने दी जाती है, और दूसरी तरफ तमाम ऐसे लोग जो जिन्होंने नफरत फैलाने का जिम्मा उठाया है, उन्हें सरकार ने लाइसेंस दे दिया है। जो सरकार सत्तारूढ़ पार्टी है वो उसने लाइसेंस दिया है, उनके खिलाफ उस तरह की कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती। अभी देखा होगा कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अपने जजमेंट नहीं, अपने उन्होंने जो हेट स्पीच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला चला है, उसमें उन्होंने बहुत सख्ती करने की आवश्यकता दी, और ये यहाँ तक कहा है कि पुलिस को स्वयं जो है इसका संज्ञान लेकर के इस पर एक्ट करना चाहिए। और ये बहुत गलत है अगर इस प्रकार का पुलिस नहीं करती है, नहीं तो उनके खिलाफ अगर एक्ट नहीं करेंगे तो अवमानना का केस चलेगा, यानी कि उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाएंगे। अदालत इस बात की ओर इशारा साफ कर रहा है कि समाज में खुलेआम हेट यानी नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, और इसको रोकने की जरूरत है, वरना जनतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, ये सारे संदेह जो उन्होंने व्यक्त किए हैं, और ये आज के भारत के समाज की सच्चाई दिख रही कि किस प्रकार से संविधान खतरे में है, जनतंत्र खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, और ये तमाम शिक्षण संस्थानों में जो कुछ हो रहा है उससे आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट बहुत कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट है। इसमें सजेशंस भी दिए गए हैं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, कोर्ट के मॉनिटरिंग जो है उसके संरक्षण में और निरीक्षण में हो, और इस प्रकार से पुलिस को किस प्रकार से बेहतर करने की और मीडिया की भूमिका को लेकर के, और साथ ही साथ इस पर जो सवाल है कि आम जो नागरिक हैं उनकी क्या जिम्मेदारी हो। मुझे लगता है आनंद भाई ये बहुत विस्तृत रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को लोगों तक भी पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि लोग सत्य को जाने, क्योंकि सरकार के द्वारा जो कुछ किया जाता है, पुलिस के द्वारा जो कुछ किया जाता है और जो प्रोजेक्शन दिया जाता है वो कितना झूठा और प्रपंच का हिस्सा है। और अगर राज्य और पुलिस या उसकी एजेंसियां सांप्रदायिक हो जाएंगी तो सोचिए इस मुल्क का क्या होगा। एक बात जो है इन तमाम प्रकरणों में ये नहीं, जो आजादी के समय गांधी ने किस प्रकार से नौखाली या कलकत्ता या बिहार के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में दौरा किया और सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ जो है उन्होंने किस प्रकार से एक साहसी कदम उठाया, काश आज का राजनीतिक समूह या पॉलिटिकल क्लास या राजनीतिक नेता या राजनीतिज्ञ कोई ऐसा कदम उठाते। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार और केजरीवाल ने क्या किया और क्या कर रहे हैं वो सब आपके सामने है। तो ये भविष्य की चिंता को दर्शाता है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आनंद भाई धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर शशि शेखर जी, जेपी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और सत्यवती कॉलेज में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर शशि शेखर जी ने उन बातों को हमारे सामने रखा है जो हमारी नागरिक के नाते चिंता है और जिम्मेदारी है। अब मैं फैजल खान साहब से आग्रह करूंगा, खुदाई खिदमतगार के फाउंडर और हम लोगों के रहबर लीडर, कि अगले 15 मिनट में वो इस रिपोर्ट की रोशनी में कुछ बातों को रखें। इनका अपना सीधा भी तजुर्बा रहा, इन्होंने राहत का काम किया, दिलासा का काम किया, हिम्मत का काम किया, और हम इसके गवाह थे। फैजल खान साहब जी बहुत नमस्ते। हम लोग ने जब वो राइट हुआ था तो उस समय हम दिल्ली में नहीं थे, उसके हमारी एक यात्रा चल रही थी, और फौरन आने के बाद फिर हम लोग ने रिलीफ, बाकी बहुत से पहलू तो रिपोर्ट के आ गए हैं। मैं थोड़ा सा जो हम लोग ने किया था वो बता दूंगा। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब उस समय ये गंगा बचाओ आंदोलन के और हरिद्वार मातृ सदन आश्रम के स्वामी शिवानंद जी दिल्ली में थे,
तो लोगों ने कहा कि आप कहिए वो वहां जा सकते हैं। मैंने जब कहा तो उन्होंने बिना कुछ देर लगाए फौरन कहा हाँ मैं जरूर चलूंगा। और एक हम लोग ने पीस मार्च किया था, वो खुरैजी और वही जो ईदगाह से शुरू होके और आगे एक मस्जिद तक। और स्वामी जी ने खुद पूरे शिव विहार और सारे इलाकों में खुद दौरा किया, मस्जिदों में गए और मैंने देखा कि वो रो रहे थे। उनकी आंखों से जब वो देखते थे, मस्जिदों में जाते थे या और घरों में मिलते थे लोगों से, तो एक तो वो बहुत अच्छा काम हुआ था और लोगों से काफी मिले। उसके बाद रिलीफ का काम तो हमने जो खाना बना के देने का काम है वो किचन लगा के किया था शिव विहार में और दूसरे इलाकों में, और बर्तन वगैरह और जो मस्जिदें जल गई थी उनको चटाइयाँ और ये सब देने का काम किया था। और इसके अलावा फिर हमने आगे ही उसमें 3 दिन की एक पैदल यात्रा भी की थी। 3 दिन की वो पैदल यात्रा, वो शुरू तो की हमने मौलाना आजाद के यहाँ से और उसको खत्म किया था राजघाट पे, लेकिन वो फौरन दिल्ली में से होती हुई फिर सीधी उस इलाके में चली गई थी और वहीं रातों में 2 रातें हमें वहां रुकने का मौका मिला। तो वहीं उसी इलाकों में लोगों के घरों में हम रुके और करीब रमेश भाई थे उसमें, संदीप पांडे जी थे और करीब हम 10, 15, 16 लोग थे और पुलिस की पूरी सुरक्षा साथ में रहती थी। लेकिन बहुत अच्छा शिव विहार में जो उसमें मीटिंग हुई थी, मुझे याद है चारों तरफ पुलिस लगी हुई थी और लेकिन दोनों समुदाय के लोग धीरे धीरे आ गए। पहले रमेश भाई ने गाना गाया, उसके बाद फिर संदीप भाई ने बात की, मैंने की, तो आखिर में हमने देखा कि सैकड़ों लोग हो गए थे। मुझे भी यकीन लग रहा था कि ये यात्रा सिंबॉलिक होगी। इतना ज्यादा नफरत हो गई है, इतनी ज्यादा मिसट्रस्ट हो गया है, क्या इसमें यात्रा वात्रा। लेकिन जब मैं गया वहां और मैंने देखा और मुझे लग रहा था ये सिंबॉलिक होगी, हम अपनी एक खाना पूरी करके आ जाएंगे पर्चा वर्चा बांट के। लेकिन मैं हैरत में रह गया जब शिव विहार जो सबसे ज्यादा प्रभावित था उस इलाके में मैंने देखा सैकड़ों लोग आके सुनने लगे और पुलिस, बहुत ज्यादा पुलिस चारों तरफ खड़ी थी और पुलिस का उसमें बहुत सहयोग रहा। आनंद कुमार जी उससे पहले वहां के कमिश्नर से हम लोग को मिलवा दिए थे, तो उसका और ज्यादा असर रहा कि उन्होंने पूरी हमारे यात्रा के साथ निगरानी भी की और हम कहाँ रुक रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, सबको देखते रहे। और लेकिन वो मैं हैरत में रह गया था कि कभी कभी हमें लगता है कि ये शांति सद्भावना की कोशिशें मतलब इतनी प्रभावी नहीं है। मुझे लगा उसमें मीटिंगों में, लोगों के घरों में रुकने में, लोगों से बातचीत करने में, तो वो एक तजुर्बा बहुत रहा था। और बहुत जल्दी किसी यात्रा में वैसे यात्राएं अक्सर होती है शांति प्रार्थना तक सीमित हो जाती है, एक दिन हम कहीं मिलके कोई पीस प्रेयर कर लें, लेकिन 3 दिन उसी इलाके में यात्रा करने का मेरा पहला तजुर्बा था जो बहुत अच्छा रहा। और ये जो एक और मैं अभी 2 चीजें और बताऊं सिर्फ उसी उसी चीज से मिलती जुलती हैं। अभी मैंने देखा, अब ये सारा माहौल तो चल रहा है जैसे हम सब जानते हैं, तो इसमें 2 चीजें मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक, मैंने देखा कि अभी संत राघवेंद्र एक 25-26 साल के युवा हैं जो एक बहुत दिन से उन्होंने मुझसे संपर्क किया और फिर वो आके यहाँ जब रहे हमारे घर में, हमारे सबका घर या जो भी खुदाई खिदमतगार का दफ्तर है ये, तो उसमें जब मैंने देखा जो सद्भावना की कोशिशें हुई तो बिल्कुल ऐसा लगता था। और उसमें जो युवा लगातार आते रहे, वो जिस समय वो रुके हुए थे बारिश बहुत हो रही थी, लेकिन उस के बावजूद भी दूर दूर से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इधर से जैसे लोग आते रहे, तो मुझे लगा कि नहीं, ये मोहब्बत और सद्भावना के काम जो हम लोग दंगों के वक्त करते हैं इसकी हर वक्त जरूरत है, हमें लगातार करते रहना चाहिए। और अभी 3 दिन पहले मैं पंजाब और हरियाणा के सफर में था, तो पानीपत में, पानीपत बहुत कम्युनल इलाका है और बहुत सारी जो तंजीमें हैं जो आप जिनको कहते हैं कि ये नफरत फैलाती हैं, नाम लूं ना लूं तब भी आप लोग जानते हैं, वो वहाँ बहुत सक्रिय है। लेकिन वो, और मैं समझा था कि यूट्यूब पे आजकल जो हो रहा है दरगाहों में मत जाओ, ये मत करो, गंगा जमनी तहजीब, तो बहुत असर पड़ा होगा। इतवार का दिन था और करीब 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटा मैं बुअली शाह कलंदर की दरगाह पे बैठा रहा और लगातार मैं ऑब्जर्व करता रहा, तो 99.9% आने वाले वो मुसलमान नहीं थे और उनकी श्रद्धा वहां देखते ही बनती थी। कोई अपना सर झुकाने को तैयार है, कोई वहां लिपट के रोने को तैयार है, कोई वहां पैसे डालने को तैयार है। तो मुझे लगा था कि असर तो पड़ा होगा लोगों को इतना ज्यादा, जब आज हम जहाँ पे देखते हैं
तो लेकिन वहां मुझे लगा कि जमीन पे अभी भी लोगों के दिलों में, और मैं पूछता भी था, मैंने कहा आप कहाँ से हो, तो कोई अपना नाम बताता था। सबसे तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन 10-12 लोगों से मैंने बात भी की, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों आते हो, तो हम तो हर संडे को आते हैं, हमारी जैसे छुट्टी होती है। तो यही एक उम्मीद की किरण है। और ये राघवेंद्र जी जैसे लोग जो बिल्कुल 25-26 साल में और देश भर में ऐसे घूम के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मुझे भी यही लगता है कि हमें ये तो जो रिपोर्ट आई है, मैं लगातार सफर में था, मैं बहुत उसको कम देख पाया, लेकिन वो सब चीजें होती हैं। लेकिन इस वक्त भी जो हमें मेन जरूरत है वो इसकी है कि हम अपने रिवाजी तरीकों से और रिवाजी लोगों के हाथ में से निकल के बाहर तक नए नए लोगों के पास जाएं। और क्योंकि इन बातों में दम है। जब मैंने वो देखा शिव विहार में जहां आग लग चुकी है, इंतहा हो गई है, जिंदा जलाया भी था, वहां भी हमारी जब बातें हम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में वो चीजें, कानूनी लेवल पे तो अपना काम किया जाएगा, या जो कानूनी चीजें हैं वो की जाएंगी, जो हुकूमत से मुतालबे हैं वो उनमें कोई कमी न लाते हुए हमें सद्भावना की कोशिश किसी भी सूरत में नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे इससे पहले शशि सिंह जी ने या अरविंदर अंसारी जी ने जिक्र किया था, गांधी जी ने जैसे नोआखाली में, और गांधी जी अपने साथ बीबी अब्दुल को ले गए थे जो पटियालाई की थी, राजपुरा की, और खान अब्दुल गफ्फार और पूरी उनकी टीम जो थी, जैसे उसने वहां, अभी एक उपन्यास भी आया है नोआखाली में, जब वो उसमें पढ़ते तो विश्वास भी नहीं होता है कि इस तरह से ऐसा मुमकिन भी हुआ होगा। तो ये मुझे लगता है बहुत जरूरत है। और बहुत अच्छे अच्छे युवा जो किसी संगठन से जुड़े नहीं है, जिनका कोई सोशलिस्ट बैकग्राउंड नहीं है, कोई गांधीयन बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो मोहब्बत, सद्भावना, इंसानियत, इन सब बातों को लेके जो है अपने अपने लेवल से काम शुरू कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को, अभी मैं आपको बताऊं कि हमने 21 सितंबर को ये कहा कि हम सद्भावना पे काम करने वाले 30 लोगों को दिल्ली बुलाएंगे, और हमने वो पर्चे में साफ लिख दिया कि कोई किराया हम नहीं देंगे, कोई आपके रहने का इंतजाम नहीं करेंगे, हाँ दोपहर का खाना जरूर आपको एक दिन का दे देंगे। 65 लोग दिल्ली आए। और बहुत लापरवाही से किसी का फोन आता था, मैंने कहा यार आपको नहीं आना है, दूर है तो आप मत आओ। मतलब बहुत हमने उसको कोशिश भी नहीं की, नहीं आपको आना ही है, आप जरूर पहुंचिए, हम आपका कुछ नहीं। अगर किसी ने जरा सा भी कहा, मैंने कहा आप मत आइए, आप इतना फोन कर रहे हैं तो आप आ जाइए दिल्ली। फोन के पहले भी तो लोग मीटिंगों में आते थे। जानबूझ के मैंने देखा कि अगर इनमें कोई जज्बा है तो 65 लोग दिल्ली में आए। विजय प्रताप जी ने सबके लिए मिठाई भी मंगवाई, उन्होंने कहा कि ये इतने, और मैं हैरत में था, अपने पैसे से लगा के उसमें करीब 8-10 राज्यों के लोग और दूर दूर से आए, और दिन भर बातें हुई। और हमने उसमें एक चीज तय की थी कि हम 14 जगह ऐसे ही चौपाले, सद्भावना चौपाल करेंगे। तो पहली चौपाल हो भी गई, उसमें मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैं पंजाब में था। तो ये एक तरफ तो नफरत अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आ रही है, दूसरी तरफ मोहब्बत भी हार नहीं रही है, और गिरती है और फिर खड़ी हो जाती है, गिरती है और फिर खड़ी हो जाती है। उसको ही हमें करने की जरूरत है। लेकिन हम ये समझें कि ये रिवाजी तरीके से हम कोई सेमिनार कर लेंगे और रटे रटाए लोगों को बुला देंगे उसमें और बता देंगे, उससे नहीं होगा। इसके लिए हमें थोड़ा आगे बढ़ के कोशिश करनी पड़ेगी, और खोजना पड़ेगा, समाज में ढूंढना पड़ेगा। जैसे कोई चीज कोई खो जाती है तो उसको ढूंढता है। आप समझे कि कोई एक 20 लोग हैं जो सेमिनारों में बोलते हैं, आप उनको लाके एक सेमिनार कर लेंगे तो उसमें झगड़ा होने की तो उम्मीद है कि मुझे नहीं बोलने दिया, उसको बोलने दिया, वो तो है, लेकिन कोई नतीजा उससे नहीं निकलेगा। बल्कि मुझे तो लगता है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, जो हमारे पास थोड़े से रिसोर्सेज हैं उनको भी हम जाया कर देते हैं। तो ये करना पड़ेगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बात हमारी, हमें हर दंगे से यही सबक मिलता है। और आने वाले समय में भी कल सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है, कितनी जबरदस्त बातें कही हैं कि ये आज धर्म का ये हाल हो गया है कि वो बजाय जोड़ने के लोगों को तोड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा नौजवानों में इसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो उसके लिए सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मोनी की जो कोशिश है लगातार वो लोगों के बीच रह रही है, डिजिटल भी और वैसे भी। और हम लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं। ये जो सुनीलम जी और सबने जो अभियान शुरू किया है, डॉक्टर सुनीलम जी ने और सबने, उसमें भी हमारी यात्राएं अक्टूबर दिवाली से रुक गई हैं, लेकिन अब उसका सिलसिला भी शुरू होगा।
वो यात्राएं लोगों तक जाएंगी, ये सब बातें। लेकिन जैसे मैं कह रहा था, वो जैसे ही मैंने वो स्वामी जी मेरे घर में आए तो उनके जनेऊ पड़ा हुआ था, तो हमने वो एक ग्रुप पे उनका किसी ने, मेरे साथी ने फोटो डाल दिया, तो एकदम उधर से रिएक्शन आ गया, कैसे ये सिंबल अपना दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा उनके एक सिंबल है, मेरे तो 3 सिंबल है, टोपी, नंबर 2 दाढ़ी, और नंबर 2 मेरा नाम फैसल खान। तो पहले मेरे 3 सिंबलों पे आपने कोई एतराज नहीं किया। ये तरीका सीखना होगा। शेख सादी ने कहा है कि हाथी वाले से दोस्ती से पहले अपने फ्लैट में हाथी वाला नहीं आएगा। तो इसलिए चाहे 2 दिन के लिए बाहर जाके कुछ किराए पे ले लो, जैसे शादी में हम ले लेते हैं ना, कि हमें लगता है हमारे घर में शादी संभव नहीं है तो शादी खाना ले लेते, मैरिज हॉल क्या कहते हो वो ले लेते, क्योंकि हमारे घर में तो शादी वाले आ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कुछ लोग एकदम और ये रिएक्शन बहुत कोई जाने, मतलब ऐसा बच्चे की तरफ से रिएक्शन नहीं था, आपने इनको कैसे, अरे भाई उनको आने नहीं दोगे तो फिर कोई आपकी बात सुनेगा कैसे, और फिर आपकी बात आगे बढ़ेगी कैसे। या तो फिर आप कर लो कि हमें इससे ज्यादा नहीं बढ़ानी है, एक रेखा खींच दो कि बस इससे ये लोग हैं और इनसे ज्यादा नहीं बढ़नी। तो ये मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल अपने विचारों से तो कोई समझौता नहीं, 1 इंच भी हमें अपने विचार से नहीं हटना है, 1 इंच से भी कम में भी हमें कोई समझौता नहीं करना है, लेकिन फ्लेक्सिबल होके लोगों तक पहुंचना है। और उनको, क्योंकि सबके पास ये बात पहुंचे मोहब्बत की, वो जरूरी है। और हमने देखा कि कैसे कैसे लोग, और वो रास्ता बदल लेते हैं और फिर वो ये बात करने लगते हैं, जैसे इधर के लोग रास्ता बदल के उधर चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मोनी और ये जो अभी सुनीलम जी और NAPM का अभियान है, दिल जोड़ो नफरत छोड़ो संविधान बचाओ, हम सब मिलके अगर ये कोशिश करेंगे और थोड़े से नए नए तरीके अपनाएंगे, जैसे हमने सबका घर बनाया, सबका घर में अब आप देखिए दिवाली का जश्न की अभी से तैयारी शुरू हो गई, तो या ईद मिलादुन नबी का जश्न हो या रमजान का जश्न हो, तो ये जो है बातें हमारी कहीं ना कहीं दुनिया में उसको उसको उनको दिखना भी चाहिए। तो ये सब चीजें अगर हम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नौजवानों तक, और एक हमें अपना अपना वे ऑफ टॉकिंग, हम क्या बात करने जा रहे हैं, पहले ही दिन आप अगर उसको सब समझा देंगे तो वो नहीं होगा। धीरे धीरे उसको, पहले दिल लो फिर दिन लो कहते, पहले जुबान, अगर आपकी जुबान वैसी नहीं होगी और अपने कड़क अंदाज में, जैसे हमारे और साथी क्या चल रहा है, ऐसे नहीं, पहले उसका हाल लो, उससे कभी गले लगा लो, उसका हाल पूछ लो, तब जो है आप उनको करीब ला पाएंगे। आप बहुत थ्योरेटिकल अंदाज में बात करेंगे 24 घंटे, तो फिर वो करीब आने के बजाय भी और जो है आपसे भाग जाएगा। तो इसकी हमें सबको कोशिश करनी है। और जैसे इस समय सब लगे हुए हैं, और मैं देखता भी हूँ कि हर जगह कहीं ना कहीं, अभी चंडीगढ़ में भी सब लोग इकट्ठे हुए, वहां भी ये सब चर्चाएं हुई। तो मुश्किल काम है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम सब मिलके इसकी कोशिश करें, और जैसा आप लोग सब और चीजें ऐसी हम लोग लगातार इनको करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया फैजल भाई। मैं बहुत टेक्निकल नहीं बोल पाता हूँ, अरे आपने याद तो अमल की कीमत बता दी कि अगर अमल करोगे तो लोग आपकी अमल को अपने यकीन का हिस्सा बनाएंगे। दूसरे आपने जो जिक्र किया कि छोटे छोटे पाँव से लोग चल रहे हैं और नफरत की ताकतें हैं जरूर, लेकिन उनको संभालना और उनसे देश को बचाना नामुमकिन नहीं है। और तीसरी बात जो आपने कही कि भाई सारी सैद्धांतिक बातें पहले ही मुलाकात में समझा दोगे तो सामने वाला घबरा जाएगा, कहेगा आपकी बात तो कुछ समझ में नहीं आती डॉक्टर साहब, आपकी दवा हमारे काम की नहीं है। तो जो अमल का रास्ता आपने अपनाया है, साथियों आपको तो मालूम ही होगा कि फैजल भाई पहले हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने मंदिर और मस्जिद की दूरी दूर करने में कई महीने जेल में बिताए, क्योंकि वृंदावन के मंदिर में नमाज का वक्त था, इन्होंने अपनी चादर फैलाई और मस्जिद मंदिर के पुजारी की इजाजत से खुदा को, भगवान को याद किया। बजाय उस पर इनकी तारीफ करने के पुलिस वालों ने इनको जेल में बंद किया, लेकिन इनके मन में कोई कड़वाहट नहीं, आज भी उन्होंने उसका कोई जिक्र नहीं किया। तो ऐसे अमल पसंद लोग ही सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी के लीडर्स हैं, रहनुमा हैं। जो नई तलाश है उसको अभी 2 लोग आपके सामने बात रखेंगे, और फिर और कोई कुछ कहना चाहे
तो अपना नाम चैट बॉक्स में डाल देगा तो हम उनको बुला लेंगे। हमारे पास अभी भी करीब 20 मिनट का वक्त है। पहले मैं श्री महेंद्र शर्मा को 10 मिनट के लिए निवेदन करूंगा। ये हिंद मजदूर सभा मुल्क की सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियन मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए मशहूर हैं। अब उनको उनकी इज्जत की और उनके इंसाफ की लड़ाई के बारे में कुछ करने का सोचना चाहिए। श्री महेंद्र शर्मा जी, हिंद मजदूर सभा। डॉक्टर आनंद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंदर जी और शशि शेखर और खास तौर से भाई फैजल की बात सुन के तो कुछ ज्यादा कुछ कहने को, मगर फैजल भाई की उससे लगता है कि भाई उम्मीद जो है वो जिंदा है। और जो कल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया, खास तौर से जो उन्होंने उसके बारे में कहा, आर्टिकल 51A(H), which underlines fundamental duties, says it shall be the duty of every citizen of India to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. और इसमें जो उन्होंने जो शासन जो है उसको जो एक तरीके से वार्निंग से दी है कि भाई यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और ये जो किया है ये कुछ जो है उम्मीद जगाता है। मगर मैं उन दिनों में जब ये दिल्ली के ये दंगे हुए थे तो बहुत से लोगों को जानता हूँ जो उस इलाके में रहते हैं, कुछ हमारे दफ्तर में काम करने वाले पुराने और ये वो, तो उनका कहना ये था कि उस दंगे में ज्यादातर जो लोग थे वो बाहर से आए थे, इधर से नहीं आए थे। और वो एक उन दिनों में एक रिपोर्ट्स भी आई थी कुछ कि वेस्टर्न यूपी से कुछ लोग जो गाँव से लाए गए वो बाद में उतने लोग वहां पहुंचे नहीं वापस। तो वहाँ की पंचायतों में उस पर सवाल हुआ, वहां से भर लाए उनको पैसा देके जो भी कुछ करके वो करने के लिए वो हुआ। तो मगर ये जहर जो है वो अंदर बहुत ज्यादा फैल गया है। और अब तो सरकार की तरफ से अब आप दिन भर देखेंगे प्रधानमंत्री कभी केदारनाथ में है, कभी इसमें है, कभी वो है, कभी वहाँ वो कर रहे हैं। तो ये जो है, मगर मजदूर आंदोलन में यूनियनों में जो है गनीमत है कि अभी तक ये लोगों के मन में होगा, मगर वो यूनियन की मीटिंग्स में और इसमें उसमें और जो कहते हैं वर्क प्लेस पे अभी भी लोगों में आपस में एक दूसरे के लिए वो है इज्जत है, तो एक दूसरे को वो करते हैं। तीज त्योहार पे एक दूसरे को के साथ मिलके मनाते हैं। तो ये एक जो है ये एक मतलब देयर इज ए होप, एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। मगर ये जो इस रिपोर्ट ने भी जो जिक्र किया कि जो गेटराइजेशन जो बढ़ रहा है वो एक चिंता का विषय है। क्योंकि अगर एक समाज में मेरा बचपन और काफी समय जो है वो पुरानी दिल्ली में गुजरा है, मैं वहीं पे पैदा हुआ और वहीं पे बड़ा हुआ। तो अब क्या देखा जा रहा है, मैं अपने मामा जी से एक दिन बात कर रहा था, मैंने कहा मामा जी क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। कहने लगे यार ये दिल्ली से, ये जो पुरानी दिल्ली से इस इलाके में ज्यादातर ये बनिए और दूसरे लोग जो हैं ये तो छोड़ के जा रहे हैं और यहाँ पे मुस्लिम जो है मकान खरीद रहे हैं। तो मैंने कहा उसमें क्या बात है, खरीद देंगे। तो कहने लगे नहीं यार ये तो यहाँ पे वो हो जाएगा, मतलब मैं उनकी मानसिकता की बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भाई प्रॉब्लम ये है, मैंने कहा आप अपने इलाकों में उनको मिक्स उसमें रहने नहीं देते, और जो नई कॉलोनी बन रही है वहां पर उनके लिए इतनी वो जा नहीं सकते, क्योंकि लोग वहां पे ऐतराज करते हैं या उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और तो यहीं पे पुरानी दिल्ली में ही रहेंगे तो क्या करेंगे, तो आस्ता और आप लोग यहाँ जा भी रहे। तो ये एक जो समाज में जो फैल गया है वो बहुत है। मतलब वैसा नहीं है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, हमारे यहाँ मतलब मेरे ख्याल में 80% जितनी ये डोमेस्टिक हेल्थ वगैरह जो है वो मुस्लिम्स हैं। तो और कोई ऐसा नहीं है, हर एक के घर में मतलब वो करती है। मैंने देखा जो लोग खास बीजेपी आरएसएस के, उनके घरों में भी वो किचन में और उसमें काम करते हैं। तो मगर ये चिंता का विषय जरूर है। और हमारी तो हम तो सिर्फ यूनियनों के अंदर यही इसी कोशिश में लगे हैं, सब सारी सेंट्रल यूनियन मिलके, लेकिन ये जहर जो है ये मजदूरों में ना फैले, क्योंकि अगर ये वहां फैल गया तो ये बहुत ही घातक होगा। पहले एक बार ये
बहुत साल पहले 60 के दशक में 68 में हतिया में ये दंगा जो हुआ था, तो उसमें यूनियनों के अंदर भी जो है दरार आ गया था। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमें अपनी तरफ से जो है सद्भावना को बढ़ाने का जो है ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि ये हेट जो है ये आम जनता में ना फैले। हालांकि प्रयास है दूसरी तरफ से, और तो उसको जो है रोकने का जो है जितना भी हमारा हम लोगों का प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, जिनको भी हम कर सकते हैं, उसमें हमें ये काम करना चाहिए। मैं तो अपनी बात इतनी ही कहूँगा, क्योंकि रिपोर्ट काफी मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी, उसकी समरी पढ़ी है, और क्योंकि बड़ी रिपोर्ट है, 300 पेज की है, उसको एक दिन मैं आईपैड पे खोल के बैठा भी था, तो पढ़ते पढ़ते जो है वो हो गया। मगर देयर इज ए होप, एंड आई थिंक मैं यही कहूँगा कि मतलब हमें अपनी तरफ से जो है ये सद्भावना को जो है बढ़ाना चाहिए, और ज्यादा इंटर कम्युनिटी, इंटर रिलीजियस इवेंट्स, पहले मेरे को याद है हम लोगों के यहाँ बहुत होती थी, अब वो कम हो गई हैं। हम सोशलिस्ट जो है काफी इफ्तार करते थे, मतलब कम से कम 15 दिन जो है चलता रहता था, कभी कहीं हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है। अब कुछ तो कोविड की वजह से, मगर अब मैं देख रहा हूँ कि अब आजकल जो है वो एक तरीके से हमारा बंद ही हो गया है। सुधीर गोयल ने पिछले साल कहा था यार कहीं करना चाहिए, मगर फिर वो किसी वजह से रह गया। तो ये चीजें जो है, जो हम जो चीजें पहले करते थे समाजवादी के नाते से, और जो वैसे शहरी के नाते से, वो चीजों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आप जो हम लोगों को पुरानी दिल्ली के माहौल में ले गए, और दूसरा जो आपने संभावना बताई, ये दोनों बहुत हमारे लिए जरूरी योगदान था। मैं रणधीर कुमार गौतम जी से आग्रह करूंगा, जो इस चर्चा के मॉडरेटर भी हैं, नई पीढ़ी के समाजशास्त्री हैं। उसके बाद डॉक्टर तेजावनी पाटिल, और उसके अलावा मैं देख रहा था डॉक्टर सुनीलम, तो हमारे लिए चर्चा पूरी हो जाएगी। कुछ कमेंट्स आए हैं, उनको ध्यान में रख करके हम लोग बात को समेटेंगे। श्री रणधीर गौतम। मैं 2 मिनट और कुछ जो विचार है वो आ जाएगी। एक तो ये है कि ये जो है उसने फिर से एक बार हमें बता दिया कि पाकिस्तानी होता है। तो एक तो सबसे बड़ा चीज है कि शहर को हमें और अच्छे तरीके से अपने को करके एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना होगा जहाँ पे शांति है। दूसरी जो चीज है कि एक डेमोक्रेसी का और वेजिटेरियनिज्म का जो फर्क है वो हमें देखने को मिला, और इसका पूरा मकसद रिपोर्ट में एक लाइन में अगर कहा जाए तो एक और उसकी आंदोलन, और आंदोलन से जो सबसे बड़ी डर जिसके पास है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को पसंद नहीं करते हैं, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट है, और इसी कॉन्फ्लिक्ट को एक हिंदू मुस्लिम के शक्ल में दंगे का रूप में देख दिया गया। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ समय श्रमदान दें में, और कैसे होगा, हम अपने अलग बिरादरी वाले लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा संपर्क करें, ताकि हमारे परिवार वाले जो आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में एक कम्युनिकेशन का दौर शुरू हो गया है। तो वो एग्जाम्पल गांधी जी बोलते थे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू एक नैरेटिव कर सकते हैं, और वो नैरेटिव में अगर लव है, कंपैशन है, ट्रूथ है, तो वो अपने आप जाहिर हो जाएगा। तो आज दीपावली का त्योहार शुरू हो रहा है, और कल दीपावली के दिन आप जितने भी पौधे और फेसबुक पे हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, एक बार हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ दूसरे बिरादरी के लोग हैं, उनको एक मिठाई देके एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा जिम्मेदारी हम निभा सकते हैं। और ट्रस्ट बिल्डिंग कितना ज्यादा होगा, पुलिस पे तो हम भरोसा कर नहीं सकते हैं,
पॉलिटिशियन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हमें बस करनी नहीं चाहिए, अपना एक सही ऐसा समाज निर्माण करने का और का मिलता है, दूसरे का ट्रस्ट ज्यादा से ज्यादा बिल्ड करें। तो इतना ही कह के मैं अपनी बातों को समेटना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रणधीर जी, जिस तरह से आपने यकीन की जरूरत पर बल दिया और उसका बहुत सीधा और मीठा रास्ता भी बताया। दिवाली के मौके पर आप किसी पड़ोसी को जो और धर्म का है उसको मिठाई का डिब्बा देंगे तो बदले में तो मिठाई ही मिलेगी, कोई आपको मिर्ची तो खिलाएगा नहीं। और दूसरी बात जो आपने बताई कि हमारा जो सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी का इस तरह का संवाद है, ये जो 18 लोग हैं 2 घंटे से बैठे हुए, ये कोई साधारण लोग नहीं है। इनके ऊपर हजारों लोगों की निगाह रहती है, चाहे फैजल खान हो चाहे सुनीलम हो। मैं चाहूंगा कि अब तेजस्विनी जी और आलिया अरमान की बात सुन करके हम श्री विजय राव जो सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी के टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं उनसे बात को पूरा करेंगे। डॉक्टर तेजस्विनी पाटिल महाराष्ट्र की प्रोफेसर हैं और कुछ बात कहना चाहती है। तेजस्विनी जी। Yes, yes. Thank you so much, sir. It's my privilege to be here on this platform, and I would like to share my experiences. Since last 15 years, I have been purposefully doing one thing for communal harmony, and that is in our areas. I found that girls from the Muslim families are not encouraged to learn, to get education. So I particularly thought that I shall work for that. And so I met many of the parents of the girls to continue their education, maybe for graduation, for post-graduation. And many, if possible, I have even financially helped them. There are many students whom I have, actually, I don't want to assert that, but just hear that this type of work also can be done. There are around 10 to 12 girls whom I have helped for their education, higher education, post-graduation, and even for the marriages and their family problems. Because of that, they think of me to be their family members. So I am their family members. The girls take me as their mother, and even there are boys. I encourage. There was Mira's Riot, which took place some years back, I think in 2011, and it was too harsh, and there were so many houses burnt in the village, in the place of Ashta where I was working. And in the next week itself, there was traditional day that was celebrated in our college, and Imtiaz Sheikh, the student of mine, who performed the role of Shivaji Maharaj, Chhatrapati Shivaji Maharaj. And that was, I think, was achievement. After the riots, fresh events, the Muslim guy came forward to perform the role of Chhatrapati Shivaji Maharaj. He played, and he did it for the sake of communal harmony. That just I'm not of that. And the riots were caused because of one poster on Afzal Khan and Shivaji Maharaj meeting. Something was there in Miraz, and because of that there were riots. And after that, Imtiaz played the role of Chhatrapati Shivaji Maharaj. That was very great thing for me. And there are so many families, Muslim families, which I'm concerned with, I'm connected with even today. And that can be done. And that I have been doing. That's the only thing I wanted to put on record. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Doctor. You gave us some example. Now I want to invite Suneelam ji. Dr. Suneelam is leading the country with a promise of several Bharat Jodo, Nafrat Chodo Yatras around the country. So, Dr. Suneelam, please. Dr. Suneelam ji. जी धन्यवाद प्रोफेसर साहब। जो पूरी बातचीत हुई है, मैंने लिखा था कि मैंने जो कमेंट्स किए हैं अगर आप उसको पढ़ देते तो मेरा बोलने की जरूरत नहीं है। आपका बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समय बच जाता। कल हम उत्तराखंड में थे और उत्तराखंड में जहां जहां पर महिलाओं के उत्पीड़न हुए हैं विशेष तौर पे, वहां से पद यात्राएं और यात्राएं आई थी और उसके बाद में हम लोगों ने कांडी खाल से
और मसूरी तक यात्रा की और उसमें काफी लोग 100-150 लोग जो है और ज्यादातर उसमें 80% युवा थे, वो सब शामिल हुए और हम लोगों ने वहां सभा की। अब तक 50 जिलों में इस तरीके का नफरत छोड़ो संविधान बचाओ की पदयात्राएं हो चुकी हैं और लगभग 150 पदयात्राएं प्लान हैं नवंबर महीने के लिए और 10 दिसंबर तक हमें अभियान चलाना है। तो एक तो मैं अपील करना चाहता हूं कि जो भी साथी ऐसे हैं जो किसी को परसुएट कर सकते हैं या खुद शामिल कहीं यात्राओं में हो सकते हैं, तो या तो आप अपना खुद का जगह पर यात्रा करें या दूसरी यात्राएं। एक हमारे साथी अरुण श्रीवास्तव जी हैं, वो बुद्ध से कबीर तक के बीच में एक यात्रा 9 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में करने वाले हैं। तो वो भी अपील है कि अगर वहाँ कुछ साथी जाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है उसको काफी स्वागत करना चाहिए और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट सब लोगों की तरफ से, जो भी लोग यहाँ पर शामिल हैं, अगर सबकी सहमति है, वो प्रोसेस आप पूछ लेंगे तो जो है अपना सोसाइटी की तरफ से जो है चाहें तो जो लोग हैं आप उनका नाम को उल्लेख करें या ना करें, लेकिन सबकी सहमति यहाँ पर ले लें और एक वेलकम करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जितने देश के अंदर संगठन हैं वो बाकायदा जो है चिट्ठी लिख करके चीफ जस्टिस को ये भेजें कि ये जो एक सुप्रीम कोर्ट की पहल हुई है हम इसका स्वागत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकता है और वो करे और हम उसके अंदर साथ हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है ये बहुत बेहतर होगा। ये मेरा दूसरी बात है। तीसरा ही मेरा कहना ये है कि असल में जो काम फैजल भाई करते हैं या और भी जो लोग कर रहे हैं, हमारे को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा ही बैनर है या हमारा ही संगठन है। हमको ऐसे सब लोगों की ऐसे संगठनों की तलाश कर लेनी चाहिए, 10, 20, 30, 40 और ऐसे इंडिविजुअल्स की भी तलाश कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है जो कुछ नाम लिए थे फैजल भाई ने, राघवेंद्र जी का और फिर वो गंगा जो है इसके मातृधाम वाले लोगों का, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगता है कि उन्हें हमें चिन्हित करना चाहिए और जो है सोसाइटी की तरफ से बाकायदा पत्र लिख के कहना चाहिए कि हम आपके इनिशिएटिव के साथ हैं और हमें उनसे कहना चाहिए कि आपकी जब भी कहीं कोई प्रोग्राम होता है या आपका जो भी कुछ होता है, अभियान चलता है, आप उसकी हमको जानकारी दें। हम कुछ नहीं करेंगे तो उसको सोशल मीडिया में फैलाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे 4 लोग होंगे किसी शहर में तो उसके अंदर पहुंच जाएंगे और जाके बताएंगे कि हम सोसाइटी की तरफ से आए हैं, प्रोफेसर आनंद ने हमसे कहा था। मेरा मतलब ये है कि एक हमको व्यापक नजरिए के साथ में इसमें काम करना पड़ेगा क्योंकि एक संगठन, एक पार्टी इसके अंदर नाकाफी है। कुछ भी मतलब जो है एक जैसे कहते हैं कि बहुत रत्ती भर भी योगदान करना किसी के लिए बहुत ही कठिन स्थिति है। लेकिन हम लोगों को डॉक्टर जीजी पारिक जैसे हमारे जो समाजवादी 98 वर्ष के, जो अब 30 दिसंबर को 99 वर्ष के हो जाएंगे, वो जो एक बराबर बार बार कहते थे और इसीलिए शायद उन्होंने ये यूसुफ मेहरली सेंटर की शुरुआत उन्होंने की थी कि भाई उन्होंने बार बार कहते थे कि नफरत के खिलाफ ही एक एजेंडा बना के चलना पड़ेगा। तो अब एक बहुत हम लोगों के लिए एक सेटिस्फेक्शन की बात है कि हम लोग चाहे अपना एक अभियान चला रहे हो नफरत छोड़ो और भारत और जो है संविधान बचाओ अभियान या भारत जोड़ो यात्रा चल रही हो जिसकी की कोर थीम जो है नफरत है, जो है, तो मुझे लगता है कि वो एक इशू बन रहा है, पॉलिटिकल एजेंडा में आ रहा है। तो ऐसे कैसे हम और ज्यादा इसको एक ताकत दे सके, इसका प्रयास होना चाहिए। बस फिलहाल इतना ही। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सुनीलन जी। आपने जो जिक्र किया कि 50 से ज्यादा जिलों में यात्राएं हो चुकी हैं और 300 से ज्यादा जिलों में होनी है, ऐसे ही छोटे छोटे पौधों से फूल जो खिलेंगे उससे एक सुंदर बगीचा बनेगा। आपने जो दूसरी बड़ी बात कही एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ कि किसी एक पार्टी, किसी एक संगठन, किसी एक बैनर से ये काम नहीं होगा। इतना बड़ा देश है, इसमें हजारों हजार कोशिशों की जरूरत है और कोशिशें हो रही हैं, ये भी हमारे सामने सबूत हाजिर है। इससे पहले कि हमारे कम्युनल हार्मनी सोसाइटी के टास्क फोर्स के अध्यक्ष श्री विजय राव जी इस बात को समेटें, मैं आलिया अरमान से कहना चाहूँगा। आलिया यंग इंडिया की प्रतिनिधि हैं। ये 19-20 साल की छात्रा है और इसके पिता अध्यापक हैं, माँ गृहिणी है, पढ़ाई करके आगे बढ़ रही है। आलिया, कुछ कहना चाहोगी?
जी, नमस्कार सर। मुझे नमस्ते आपसे बेटा। सुनने का मौका मिला यही काफ़ी है, लेकिन अगर आपने मुझे अपनी राय कहने की बात की है 2 मिनट तो सर शशि सर ने जैसा कहा कि जो बुकलेट्स बने हैं दंगों पे रिपोर्ट्स के, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वितरित किया जाए, पढ़ने का मौका दिया जाए। तो मेरा मानना है कि दंगों में शामिल होता कौन है? सबसे पहले तो, आप जैसे और हमारे जैसे लोग तो होते नहीं है शामिल। तो इन बुकलेट्स को आप पढ़ेंगे और मैं पढ़ेंगे, हमारे जैसे लोग पढ़ेंगे। तो इसका संदर्भ तो जो दंगे में शामिल होते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा। वो क्योंकि वो उनके पास इतना वक़्त नहीं है या वो क्यों पढ़ेंगे इन बुकलेट्स को? ये है और दूसरा कि डिजिटल दुनिया से निकल के हमें ज़मीन पे आना होगा। जैसे भारत जोड़ो यात्रा एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं मानती हूँ कि इसमें सभी लोग शामिल हो रहे हैं। बस जिस गली से वो यात्रा निकल रही है, लोग काम-धाम छोड़ के उन्हें पहले ये नहीं पता है कि ये यात्रा है किस लिए बस ये पता है कि भारत जोड़ो यात्रा, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। तो हमें बाहर निकल के इन सारे मुद्दों के लिए चलना होगा कुछ और फिर से कि क्या रिपोर्ट्स और बुकलेट्स को पढ़ लेने से भविष्य में होने वाले दंगे बंद हो सकते हैं या उनमें कमी हो सकती है? ये हमें सोचना है थोड़ा और दंगे करता कौन है और इन पे सोचता कौन है? तो मेरा ये मिली-जुली उलझन है मेरे दिमाग में अभी मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो मैं यही सोचती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। आलिया ने जो कहा कि अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन ये जरूर ध्यान में आ रहा है। कुछ लोग यात्रा कर रहे हैं और कुछ लोग रिपोर्ट बना रहे हैं, कुछ लोग छापने की भी बात कर रहे हैं। और ये भी सोचने की जरूरत है कि ये दंगे करता कौन है और उसमें परेशान कौन लोग होते हैं। ये नए भारत की आवाज है, इसको हम सब लोगों को ध्यान देना है। आलिया से हम इतना ही कहेंगे कि जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे ढेर सारे हिंदुस्तान को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस माने हम लोग एक ही जगह खड़े हैं और समझने समझाने की जरूरत है और उससे भी आगे जा करके एक दूसरे को जोड़ने की, खासतौर पर यकीन की जो कमी घट हो रही है उसको भी बोलना। अब मैं हम सब की तरफ से हमारे टास्क फोर्स के चेयरमैन श्री विजय राव जी से आग्रह करूंगा, जो पिछले 2 महीने से अपनी पत्नी की बहुत गंभीर बीमारी के बावजूद ये कोशिश कर रहे थे कि सोशल मीडिया में सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी की तरफ से एक जबरदस्त हस्तक्षेप हो, एक वेबसाइट बने, और वो काम करीब करीब पूरा हो गया है। श्री विजय राव जी। शुक्रिया। सुनील जी ने जो मैं कहना चाहता था वो तो सुनील जी ने कह ही दिया। फैजल जी तो काम कर रहे हैं ऑलरेडी ग्राउंड वर्क पे, और जो आनिया जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में आज ये कम्युनल हार्मनी से बड़ा कोई और सब्जेक्ट हो नहीं सकता है। इसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग झगड़ सकते हैं, पर कम्युनल हार्मनी, एक सोसाइटी खराब हो जाता है तो उसके वजह से मैं इंग्लिश में बोलूँ थोड़ा जरूर इंग्लिश तेलुगु हिंदी मिला के बोलिए। The social fabric of the nation is so important for its growth. Raghuram Rajan said, unless we have 8% growth rate, even the students who are coming out of colleges will not have jobs. To take care of the incremental people who are graduating, we need 8% growth. So India has to grow at a significant rate. For that, the fundamental is communal harmony. So I'm stressing on the importance of communal harmony. And there are a lot of well-intended people. As Sunilam ji said, there are so many people who are doing different things, but nobody is getting together and doing it in an organized fashion. Therefore, the efforts continue to be incremental. In fact, I was surprised when Sunilam ji said that there were some yatras in Uttarakhand, etc. Most of us did not even know. You know, Anila ji said she doesn't know why there is so much of confusion. Absolutely correct. We need to make awareness a very important item. We need to counter the misleading statements that are being made actually with facts. So for all that, Society of Communal Harmony has taken the lead to provide a portal which will help people with all kinds of information, gives an opportunity for the citizens and everybody who's interested in this topic
to be able to publish blogs on that, to get information on communal harmony, and work in partnership with various organizations to be able to coordinate calendar events for the year, so that each one of us, as Anandji said, can share and join other organization movements to make social harmony very impactful. The need of the hour is to make impactful and very important efforts and initiatives, such as focus groups. You know, thinking that politicians and political parties will be able to sway the issues is not going to be necessarily correct, because politicians do what they believe and perceive the common man does. So building the common man sensibilities is very important, and taking up small events like focus group meetings, taking up events and educating or lecturing at different universities. These are the ways in which we can get the youth. If the youth get involved, there is going to be change. The old people like us can talk and do things, but it won't change as much. It is the youth that has to be the centerpiece of a society of communal harmony. So I'm just suggesting to all of you who are present here that in a small way we can start with collaborating on this and leveraging the Society of Communal Harmony portal to start with, and also jointly collect together and discuss 1 year's program so that we can support and leverage each other's programs. Thank you very much, Anandji, for giving me this opportunity. Very many thanks, Vijay ji. आपने जो एक nodal point बताया कि in future we will have a website and we can have connection with very many active people through this website, as it is going to be an open invitation to all to join with their information and their feedback. We also have a WhatsApp group at the moment. तो आज तो इतने लोग इस बातचीत में शामिल हुए कि हमारी चर्चा भी 2 घंटे और चल सकती है. Professor Mohammad Aslam, very eminent sociologist from our circuit of sociologists. Muzahid Khan Saab, advocate from Nagpur. Ashish ji from Calcutta. Then we have Himanshu Joshi ji and Chandkala ji from Uttarakhand. इतने लोग हैं आज की बातचीत में. Dr. A.K. Merchant from Wahhabi community and one of the pillars of Society for Communal Harmony. तो ये तो रणधीर जी की मेहनत का परिणाम निकला है, और मैं कोशिश करूंगा कि आज की बातचीत की एक छोटी रिपोर्ट समता मार्ग जो दैनिक पोर्टल है समाजवादी समागम का, उसमें कल आ जाए. तो मैं आग्रह करूंगा आप सबसे कि अपना वीडियो ऑन कर लें, स्क्रीन पर आ जाएं, जिससे कि रणधीर जी सबकी फोटो एक ले लेंगे और फिर वो कल समता मार्ग की रिपोर्ट भी होगा. जहां तक आपको जरूरत है, आप में से किसी को भी इस रिपोर्ट को, तो हम लोग के पास इसकी PDF फाइल है, और हम सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी और रणधीर गौतम की मदद से आपको वो रिपोर्ट जल्दी से जल्दी WhatsApp के जरिए भेज सकते हैं. So I request Shri Randhir Kumar to kindly take a shot of the screen and then we present this report. हमारे बीच में शशि शेखर जी हैं, जिनकी की लिखने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है. उन्हीं से मैं आग्रह करूंगा कि आज की जो चर्चा हुई, जिसमें अरविंदर अंसारी, शशि शेखर सिंह, फैजल खान, महेंद्र शर्मा, रणधीर गौतम, आलिया अरमान, तेजस्विनी पाटिल, सुनीलम जी, और अंत में श्री विजय राव जी ने समापन किया. तो वो इसकी एक रिपोर्ट बना के समता मार्ग को भेज देंगे, और व्हाट्सएप में सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी के टास्क फोर्स के ग्रुप में भी आ जाएगा. हमारे बीच में 2-3 लोगों ने अपना फोन नंबर और ईमेल शेयर किया है. आप में से जो एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहें फ्यूचर के लिए, वो उन नंबर्स को नोट कर लें, चैट बॉक्स में आया है, तो वो भी बहुत काम का संपर्क बन जाएगा. आप सबको बहुत धन्यवाद, खास तौर पर वक्ताओं को, और मैं आग्रह करूंगा कि आगे भी संपर्क बनाए रखें. प्रोफेसर साहब जी, सुनीलन जी, मेरा प्रपोजल ये था, मैंने पिछली मीटिंग में हाँ, भी वो वक्तव्य की बात आपने कही है. नहीं वो नहीं, वो नहीं.
ये कि बहुजन संवाद जो हम लोग रोज करते हैं, तो 15 दिन में एक प्रोग्राम हम लोग कम्युनल हार्मोनी के ऊपर फोकस करके उस समय के किसी कंटेम्प्रेरी इशू का रेफरेंस लेके कर सकते हैं। जरूर भैया। तो केवल अगर जो सोसाइटी के अंदर जो एक्टिव लोग हैं उनमें से 4-6 लोग ऐसे मिल जाएं जो अपना 15 दिन में 1 घंटे का समय बहुजन संवाद के ऊपर चर्चा के लिए दें, और विषय जो है उस समय का कंटेम्प्रेरी इश्यू होगा लेकिन कम्युनल हार्मोनी से जुड़ा हुआ होगा। तो ऐसे 5-7 नाम अगर हमको मिल जाएंगे तो हम उनके साथ में रेगुलर करेंगे और एक या फिर एक परमानेंट पैनल बना देंगे कि भाई 5-6 ये लोग हैं जो हर 15 दिन बाद मिलेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी बात है जी। आपने जैसा सुझाव दिया। हम आपको 10 नामों का एक उनका मोबाइल नंबर और नाम और बैकग्राउंड अभी आपको 1 घंटे में भेजते हैं। और जैसा आपने प्रस्ताव किया कि कम से कम 15 दिन में एक बार आप लोगों को जगाने की हमारी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और हम आपसे ये भी आग्रह करेंगे जो आपने बयान की बात कही है उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब गड़बड़ करता है तब हम लोग परेशान हो जाते हैं। जब अच्छा काम कर रहा है उसके रिटायर्ड जज लोग बोल रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा। आपके सामने नंबर आए तेजस्विनी पाटिल जी के 9921119111 और भाई शेख मोहम्मद मुजाहिद एडवोकेट के 71723 ये बहुत जरूरी इनपुट है। रणधीर भी नोट कर रहे हैं। रणधीर ने शायद फोटो भी ले ली। मेरे को लगता है कि रणधीर जी ये काम कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं रणधीर जी करेंगे। नहीं एफिशिएंट व्यक्ति हैं वो कर सकते हैं ना, हम लोग नंबर भी लिखना। नहीं नाम तो हम आपको तत्काल भेज देंगे। अभी हम आपको 1 घंटे में भेज देंगे। और रणधीर तो जरूर आपके उस पैनल में रहेंगे, क्योंकि ये यंग सोशियोलॉजिस्ट में बहुत ही गंभीर और कंसिस्टेंट स्कॉलर हैं। यंगर लोगों की एक दिक्कत होती है, बूढ़े लोगों की दिक्कत है कि वो कुछ करते नहीं है, और यंगर लोगों की दिक्कत है कि बहुत ज्यादा काम करते हैं बंदर की तरह से, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। या रणधीर में नौजवानों का उत्साह है और बुजुर्गों की गंभीरता है। तो ही इज अ गुड इनपुट फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। आज का कार्यक्रम अब हम लोग पूरा करते हैं। थैंक यू। नमस्ते।